तो पहले उसको भी डिस्कस कर लेते हैं आज। तो आज हमें ऑप्टिकल फाइबर्स डिस्कस करना है। ऑप्टिकल फाइबर्स के बारे में जानते हैं? कभी सुना है नाम? कोई बताए आप लोगों में से, ऑप्टिकल फाइबर देखा है आपने कभी? नो सर। ऑप्टिकल फाइबर नहीं देखा नो है? सर। ऑप्टिकल फाइबर्स जब गूगल में सर्च करेंगे तो ऑप्टिकल फाइबर का है, देखा इस तरह का तो देखा ही होगा। सॉरी, यस सर, देखे हैं। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि नीचे जो है एक लैंप जलता है ना, नीचे एक छोटा सा लैंप जला देते हैं और ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू लाइट जो है पूरा जो है उसमें जो पाइप जैसा हुआ होता है ना, उसमें छोटी छोटी लड़ी होती है, स्ट्रैंड होता है छोटे छोटे, तो उसमें इल्यूमिनेट हो जाता है पूरा। कितना अच्छा लगता है ना। तो इसका मतलब क्या है, लाइट को ये गाइड कर रहा है। ये फाइबर क्या है, इसी को ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं। ये लाइट को गाइड करता है। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, उसको हम लोग आगे देखेंगे। पहले आपको तो ये आइडिया होना चाहिए ना कि ऑप्टिकल फाइबर्स होते क्या हैं। तो लगभग सभी लोग देखे होंगे ऑलमोस्ट, क्योंकि कोई ना कहीं आप गए होंगे, रोड के किनारे लोग बेचते रहते हैं, तो ऑप्टिकल फाइबर्स देखा होगा आपने। तो इस यूनिट में हम लोग जो बेसिकली डिस्कस करेंगे, और कोई एडमिट, तो इस यूनिट्स में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल फाइबर्स होते क्या हैं, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, मतलब इसका एप्लीकेशन क्या है। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर क्या है, मतलब ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। उसके बाद हमें डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। तो टाइप्स ऑफ कितने तरह के ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, फिर कौन कौन सी फैक्टर्स हैं जो लाइट सिग्नल को ऑप्टिकल फाइबर के अंदर एब्जॉर्ब कर देती हैं या अटेन्यूएट कर देती हैं सिग्नल को। उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर के अंदर डिस्पर्सन कैसे होता है। तो सबसे पहले जो है आपका वो डिफिनेशन है, ये नहीं काम करेगा। तो सबसे पहले जो है आपका, तो सबसे पहले ये है कि ऑप्टिकल फाइबर्स होते क्या हैं। जैसे आपने वायर देखा होगा, ठीक है, कौन है? तो जैसे आपने वायर से तो ऑलरेडी फेमिलियर है, फाइबर से भी आपने देख लिया तो जानते हैं। तो वायर और फाइबर में क्या डिफरेंस है? तो वायर एक्चुअली क्या होता है कि अगर कोई मेटल है, अब मेटल का बहुत ही मेटल तो वायर में मेटल का बहुत ही इलेक्ट्रॉन थीन पुल करते हैं। स्ट्रैंड, हाँ, वायर में तो इलेक्ट्रॉन्स वायर फ्लो में करते इलेक्ट्रॉन हैं, पुल करते हैं, उसमें ठीक है। रे। हाँ, और फाइबर में जो है लाइट, फोटान फोटान कह सकते हैं कि फोटान जो है, फोटान का जो है कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है। मतलब फोटान के माध्यम से जो है सिग्नल जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफर होती है। तो बेसिकली क्या है, वायर मेटल का बना होता है और फाइबर जो है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का बना होता है। ठीक, ये तो बहुत ही क्लियर है। जैसा आपने देखा वो प्लास्टिक जैसा ही तो दिखता है ना, जो आप फाइबर देखे होंगे आज तक। तो आप ऑप्टिकल फाइबर जो है प्लास्टिक जैसा ही दिखता है या ग्लास का होता है। तो एक्चुअली क्या है, वो तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है ना, इंसुलेटर ही तो है एक तरह से, कंडक्टर तो है नहीं। तो वायर्स बेसिकली कंडक्टर्स के बने होते हैं, क्योंकि उसमें उसमें इलेक्ट्रॉन मतलब करंट को फ्लो कराया जाता है। और फाइबर्स में क्या है, लाइट सिग्नल को फ्लो के माध्यम से सिग्नल ट्रांसमिट की जाती है। तो बेसिकली क्या है ऑप्टिकल फाइबर? ऑप्टिकल फाइबर इज ए सिलिंड्रिकल वेव गाइड made of transparent dielectric which guides light wave along its length by total internal reflection। तो
ऑप्टिकल फाइबर का इंपॉर्टेंस क्या है, रोल क्या है? ऑप्टिकल फाइबर का रोल है कि लाइट को गाइड करना, ठीक है। तो जैसा कि डिफिनीशन से क्लियर है कि ऑप्टिकल फाइबर इज अ सिलिंड्रिकल वेवगाइड। वेवगाइड का मतलब क्या है कि वो जो है लाइट को गाइड कर रही है। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसको गाइड कर रही है। और ये ऑप्टिकल फाइबर किसका बना होता है? एक ट्रांसपेरेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का बना होता है। और ये जिस प्रिंसिपल पे गाइड करता है, मान लीजिए लाइट कैसे गाइड करेगा? आप अगर टॉर्च जलाएं तो क्या लाइट बाहर चली जाएगी? या ग्लास है आपका, तो ग्लास के अंदर लाइट जलाइए तो क्या हो सकता है? हो सकता है ना कि बाहर चली जाए। एक मतलब एक ग्लास है, ग्लास के आर पार तो लाइट क्रॉस कर ही सकती है। बट अकॉर्डिंग टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आप क्या है लाइट को कन्फाइन भी कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर मीडियम में। तो ऑप्टिकल फाइबर, ये डिफिनीशन ही है। ऑप्टिकल फाइबर्स आर द मीडियम ऑफ कैरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। फाइबर ऑप्टिक इज नॉट इलेक्ट्रिकल इन नेचर, इट हैज। तो एक एग्जांपल है कि मान लीजिए अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको ट्रांसमिट करनी है, तो जितना कॉस्ट, जितना सिग्नल भेजने में आपको 30,000 किलो कॉपर लगेगा, उतने में आप 0.1 केजी ऑप्टिकल फाइबर से उतना ही इंफॉर्मेशन आप भेज सकते हैं। तो प्रिंसिपल बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसका एप्लीकेशन देख लीजिए। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में होता क्या है? जैसे मान लीजिए सिग्नल, सिग्नल क्या है? जब भी आप बोलते हैं, हम बोल रहे हैं तो आपके पास हमारा सिग्नल जा रहा है। जो भी हमारा सिग्नल आपके पास जा रहा है, वो कैसे जा रहा है? तो हमारे सिग्नल को पहले इनकोड किया जाता है, ठीक है। इनकोडर यूज करते हैं अपने इन पे हमारे सिग्नल को, वो जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ठीक। जब भी आप बोलते हैं तो देखिए क्या है, उसकी इंटेंसिटी टाइम के साथ चेंज होती है। तो इस इंटेंसिटी को हम इनकोडर यूज करते हैं। इनकोडर का क्या करता है कि इस सिग्नल को डिफरेंट सैंपल्स में डिवाइड करके, इनकोडर का काम क्या है? मान लीजिए आपका सिग्नल, आपने बोला इस तरह का सिग्नल आया, ठीक है। तो क्या है, जब भी आप बोलते हैं क्या है, प्रेशर वेव है एक तरह से। जो भी प्रेशर वेव है उसको आप क्या है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, बाई पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल यूज करके। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल में क्या होता है कि जब हम प्रेशर लगाते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो करती है, ठीक है। तो यूजिंग पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल आप अपने साउंड को क्या कर सकते हैं कि एग्जांपल दे रहे हैं साउंड का, बहुत सारे तरह के सिग्नल्स हो सकते हैं। तो मान लीजिए एक पर्टिकुलर साउंड का सिग्नल है, तो इस तरह का सिग्नल करंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है। अब अगला पर्पस क्या है, इसको कोडिंग करते हैं। कोडिंग करने का मतलब आप वो पढ़े होंगे ना कि 0101 जो डिजिटल कोडिंग यूज की जाती है बाइनरी नंबर्स में। तो मान लीजिए 1 है तो 1 के इक्विवेलेंट क्या होगा डिजिटल नंबर 001। 2 के लिए क्या हो जाएगा 0010। इस तरह से इसे डिजिटाइज कर सकते हो। सिग्नल को कैसे डिजिटाइज करते हैं, इसकी सैंपलिंग करते हैं। तो इसको जो है डिफरेंट एक रेगुलर इंटरवल पे, तो हम देखते हैं कि रेगुलर इंटरवल पे इसकी पीक कितनी है। तो 1 से 4 बीट में आप इसको कर सकते हैं, इसको डिजिटाइज 8 बीट में कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या कहा जाता है, डिजिटाइज किया जाता है इनटू बीट्स यूजिंग इनकोडर एंड सैंपलिंग टेक्निक्स। तब क्या है कि इस इन पे देखिए आपका सिग्नल जो है डिजिटाइज हो गया, ठीक है। अब क्या है, इस डिजिटल सिग्नल को, अब आपके पास डिजिटल सिग्नल हो गया ना, अब इस डिजिटल सिग्नल को आपको ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना होता है। ऑप्टिकल सिग्नल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास सबसे अच्छा तरीका है पीएन जंक्शन। आप पीएन जंक्शन डायोड यूज कर सकते हैं ना। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपने इसको डिजिटाइज कर लिया इस फॉर्म में 001। अब मान लीजिए 0 है, क्या है ये कंडक्ट कब करेगा, ये पीएन जंक्शन कंडक्ट कब करेगा? जब क्या है इस इंड पे, पी वाले इंड पे क्या हो पॉजिटिव हो, और इस वाले इंड पे नेगेटिव पोटेंशियल हो। तब यहाँ 0 होगा मतलब लो पोटेंशियल, और इधर क्या होगा 1 होगा हाई पोटेंशियल, तो कोई कंडक्शन नहीं होगा। मतलब 0 इनपुट पे रहेगा तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा 0। अगर इनपुट पे 1 है तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा 1। तो मतलब जब ये कंडक्ट करता है, तो जैसे ही कंडक्ट करता है तो क्या करता है कि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल, अब पीएन जंक्शन में आप जानते हैं कि पीएन जंक्शन एक तरह से लाइट एमिटिंग डायोड की तरह भी हो सकती है। जैसे कोई डायोड है, ठीक है, तो अगर उसका इमिशन विजुअल रेंज में है तो आपको क्या मिलती है, लाइट मिलती है। तो इस तरह से आप एक डिजिटल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में मतलब ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिकल सिग्नल digitized is converted into optical one using the electrical to optical converter which is normally a semiconductor। तो यह है कि सबसे पहले हमें क्या किया, कोई भी सिग्नल जनरेट करना है
तो उस सिग्नल को पहले हम डिजिटाइज करते हैं, डिजिटाइज करने के बाद ये ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में ये सारी टेक्निक यूज होती है, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें हम फिर लाइट सिग्नल में उसको कन्वर्ट करते हैं। तो लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए आपको फोटो डायोड चाहिए, ठीक है, जो जिसमें करंट पड़ने, कोई भी लाइट एमिटिंग डायोड हो, एलईडीज, तो लाइट जाएगी तो उसके करस्पॉन्डिंग एक फोटोन, सॉरी, जब उसमें सिग्नल देंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको फोटोन जनरेट होते हैं। तो उसके बाद आपको क्या चाहिए, तो ये इस इन पे देखिए क्या है, आपने इनकोड कर लिया, फिर उसको लाइट में कन्वर्ट कर दिया। अब इस लाइट को यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है, यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर आपको भेजना है, तो कैसे भेजेंगे? तो इसको भेजने के लिए हम ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज करते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल का क्या बेनिफिट है? बेनिफिट ये है कि लाइट का वेलोसिटी आप जानते हैं बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो अगर ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से आप इन फोटॉन्स को काफी लंबे डिस्टेंस पे भेजेंगे तो बहुत ही कम समय में वहां पे पहुंच जाएगा। तो मतलब प्रोपेगेशन डिले बहुत कम होगा। मतलब आज आप तुरंत बोलेंगे, हम जैसे अभी बोल रहे हैं, तो ये आपके पास जो ये हमारी आवाज जा रही है, तो या जो भी ये डेटा जा रहा है इंटरनेट का, वो कैसे जा रहा है? इसी ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से ही जा रहा है। क्योंकि जो कुछ भी हम बोल रहे हैं उसको ये सिस्टम हमारा उसको इनकोड कर रहा है, फिर ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। उस ऑप्टिकल सिग्नल को हम वो जो आप फाइबर देखें ना, उस फाइबर में वो ऑप्टिकल सिग्नल एज ए सोर्स का काम करता है। फिर उसके बाद ये फाइबर का काम क्या है, उस लाइट को गाइड करता है, ठीक है। मतलब इसको बाहर नहीं जाना रहता, इस केबल के अंदर ही, ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर ही रहता है। क्योंकि बहुत फास्ट वेलोसिटी जाता है, इसीलिए जो भी हम आज अभी बोल रहे हैं तुरंत आपके पास आपको सुनाई दे रहा होगा, ठीक। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे बीच बीच में हो सकता है कि जो लाइट की सिग्नल है एब्जॉर्प्शन की वजह से या कुछ अटेन्यूएशन की वजह से थोड़ा उसकी फेंट पड़ जाए, तो इसके लिए क्या होता है, बीच में रिपीटर यूज करते हैं। रिपीटर का काम क्या होता है कि इस सिग्नल को इनहांस कर देना थोड़ा सा। तो एनीवे मतलब आपका लाइट इस इंड से, मतलब आप यहाँ से सिग्नल जनरेट किए, दूसरे इंड पे लाइट वहां पहुंच गई। अब दूसरे इंड पे तो सिग्नल जो आपको मिला वो लाइट के फॉर्म में मिला, ठीक। अब उस लाइट को आपको किसमें फाइनली साउंड में ही तो कन्वर्ट करना है ना। उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑप्टिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्टर। अब कोई आप लाइट को करंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? फोटोडायोड देखा है आपने ना? फोटोडायोड में क्या होता है, जैसे फोटोन पड़ता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो पढ़ा होगा ना, जैसे ही, सॉरी, हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो पढ़ा होगा ना इंटरमीडिएट में। हेलो। यस सर। यस सर। यस सर। तो उसमें उसमें क्या होता है बताएंगे आप? यस सर। जब भी फोटॉन कोई सरफेस में इंसिडेंट होती है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। इस तरह से सर्किट में करंट फ्लो होती है। अब ये जितने फोटॉन्स है, फोटॉन का जो बंच है, दूसरे एंड में अगर कोई फोटो इलेक्ट्रिक टाइप का डिवाइस हो, ठीक है, यानी फोटो कैथोड हो, तो क्या करेगा, ईच फोटॉन के करस्पॉन्डिंग एक इलेक्ट्रॉन जनरेट करेगा। मतलब एक तरह का इलेक्ट्रिकल सिग्नल ये जनरेट कर देगा, ठीक। अब आपका जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हो गया तो अगेन उसको आप जो है साउंड वेव में कन्वर्ट कर सकते हैं। एट रिसीविंग इन रिवर्स प्रोसेस यूज करते हैं। जैसे ऑप्टिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्टर के लिए हम पीएमटी या फोटोडायोड का यूज कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड में अगेन कन्वर्ट करने के लिए, जैसे आप स्पीकर यूज करते हैं घरों में, तो स्पीकर के माध्यम से इलेक्ट्रिकल सिग्नल को आप अगेन साउंड वेव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो देखिए कितना सिंपल सा है, कितना अच्छा एप्लीकेशन ऑप्टिकल फाइबर का, कि कोई भी मैसेज आप यहाँ से काफी हजारों किलोमीटर तक तुरंत भेज सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आया ना इसका एप्लीकेशन क्या है, सबसे इम्पोर्टेंस क्या है इसका, क्यों? अब इसमें हमें इस यूनिट में देखना है कि कैसे क्यों ऐसा होता है ना, ऑप्टिकल फाइबर कैसे गाइड करता है, क्या प्रिंसिपल है, ठीक। कोई डाउट इसमें? नो। तो देखिए प्रिंसिपल जो है ऑप्टिकल फाइबर का, ये भी बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट में आप लोगों ने पढ़ा होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बताइए क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कोई एक बताए। सर लाइट लाइट डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होकर डेंसर मीडियम में वापस लौट आती है। हाँ, तो बस उसी प्रिंसिपल का हमें यूज करना है। तो सपोज कर लीजिए कि ए एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और दूसरा जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। तो लाइट जब ये θ1 एंगल बनाते हुए इस एक्सिस पे इंसिडेंट होगी सरफेस पे, तो क्या होगा, वो बेंड हो जाएगी किधर, अवे फ्रॉम द
नॉर्मल कब, जब ये जो है n1 क्या है आपका डेंसर मीडियम है और n2 क्या है आपका रेयर मीडियम है, यही है ना। तो अगर ये एंगल क्या हो जाएगा कि ऐसा हो जाए कि ये θ2 कितना हो जाए 90 डिग्री, तो क्या हो सकता है उसका ये राइट रे जो है उस मीडियम में ना जाके वापस रिटर्न सेम मीडियम में हो जाएगी। यही होता है ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में। जी सर, क्रिटिकल एंगल से थोड़ा Yes, बड़ा हो sir. जाए। हाँ, तो ये Critical क्या angle है से कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है एट विच द रिफ्लेक्शन एंगल कितना हो जाए 90 डिग्री। 90 डिग्री। हाँ, तो वो तो क्रिटिकल एंगल हो गया। अब उससे ज्यादा जैसे ही एक्सीड करेगा ये एंगल तो क्या हो जाएगा वो रे अगेन बैक मीडियम में चली आएगी। तो कितना बढ़िया है ये, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है ऑप्टिकल फाइबर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन ऑप्टिकल फाइबर फ्रॉम वन इनटू अदर इन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यही है डिफिनीशन, ठीक है, यही प्रिंसिपल है, ठीक। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अब जैसा आपने अभी जस्ट डिफाइन किया क्या होता है, मान लीजिए ये आपका है स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल के लिए भी तो चाहिए ना, मान लीजिए कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए आपको, ये तो पता होना चाहिए ना, कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जिससे कि आप जो है डिसाइड कर सके कि लाइट जो है इस एंगल पे जाएगी तो वापस उसी मीडियम में चली जाएगी, ठीक। तो इसके लिए क्या करना होगा, ये आपका स्नेल्स लॉ है, sin θ1 बाई sin θ2 इज इक्वल टू n2 बाई n1। अब क्या है क्रिटिकल एंगल होने के लिए θ2 क्या होना चाहिए, ये एंगल कितना कितना होना चाहिए 90 डिग्री। तो साइन 90 θ2 90 साइन 90 करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, और ये θ1 उस समय क्या हो जाएगा क्रिटिकल एंगल कहलाएगा, यही कहलाएगा ना। यस सर। हाँ, तो जब ये θ1 क्रिटिकल एंगल होगा तो θ2 ऑब्वियसली 90 डिग्री होना चाहिए। तो 90 डिग्री होने से यहाँ पे क्या हो गया हमने 1 लिख दिया। तो साइन थीटा सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका n2 बाई n1 वेयर n1 इज ग्रेटर देन n2, ठीक। तो यहाँ पे देखिए जो क्रिटिकल एंगल के लिए जो एक्सप्रेशन आता है आपका थीटा सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन इनवर्स n2 बाई n1, ठीक है। थीटा सी इज कॉल्ड, ये तो क्लियर हो गया ना कि डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम क्या है, पता है ना आप लोगों को। रिफ्रैक्टिव Yes, sir. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम में क्या होता है ज्यादा होता है, और रेयर मीडियम का क्या होता है कम होता है। और लाइट इस केस में क्या है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, ठीक। तो आपका n1 क्या है n1 इज ग्रेटर देन, यहाँ देखिए n1 इज ग्रेटर देन n2, ठीक। n1 इज ग्रेटर देन n2, तो उस केस में देखिए ये ना कंफ्यूज ना हो जाएगा कि n2 अधिक है। n1 इज ग्रेटर देन n2 क्योंकि ये तो पूरा 1 से छोटा ही होना चाहिए ना। तो थीटा सी जो क्रिटिकल एंगल के लिए जो एक्सप्रेशन आता है कि थीटा सी इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, n2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, n1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गलत लिखा है ना, n1 इज डेंसर मीडियम, ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स n2 बाई n1, ये एक्सप्रेशन आया। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल भी आते हैं एग्जाम में, ठीक। तो यहाँ ये बातें क्लियर हो गई। अब ऑप्टिकल फाइबर, तो एक चीज और है वन नोट, तो इसमें मान लीजिए कोई ये है आपका ऑप्टिकल फाइबर ऐसे होता है, ठीक। तो ये इंड हो गया, मान लीजिए ये स्टार्ट है, ये ग्लास का भी हो सकता है जानते ही हैं। तो मान लीजिए अगर ग्लास का ऑप्टिकल फाइबर है तो क्या होगा ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होती है n इक्वल टू 1 पॉइंट कितनी होती है बताइए 4 के आसपास होती है। एयर की 1.48. क्या हो, हाँ एयर की क्या होती है n इक्वल टू 1 1. होती लगभग, ठीक। अब ये देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए कि ग्लास का ये एक्सिस है, सिलिंड्रिकल ग्लास है मान लीजिए ना, सिलिंड्रिकल वेवगाइड की बात कर रहे हैं ना हम। तो ये सिलिंड्रिकल, अब क्या है कि लाइट ऐसे जाए कि किस एंगल पे पड़े यहाँ पे इस एंड पे, ये कितना हो थीटा सी हो, यही ना। इस नॉर्मल से कितना थीटा सी एंगल बनाए तो लाइट क्या हो जाएगी सेम मीडियम आ जाएगी। इससे अधिक पे जाएगा तो क्या होगा, इससे थीटा सी से ज्यादा एंगल होगा तो लाइट इसी मीडियम में वापस आ जाएगी ना। Yes, sir. क्यों, तो मान लीजिए थीटा सी से कुछ ज्यादा है, थीटा सी डैश है मान लीजिए, ठीक। तो अब देखिए मान लीजिए इस इंड से रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक। तो अब इस इंड पे देखिए आप जानते हैं ना कि सेम एंगल बनाएगी ना रिफ्लेक्शन के बाद, ये भी एंगल कितना हो जाएगी, रिफ्लेक्शन का रूल क्या है, अगर ये थीटा सी डैश बना रहा है तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए
ये भी तो वही बनेगा ना, थीटा सी डैश, क्यों? यस सर, क्यों? आई इक्वल Yes, टू sir. आर। हाँ, तो ऐसे हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो रूल जो है फॉलो करेगा रिफ्लेक्शन का। तो ये थीटा सी डैश क्या है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, थीटा सी डैश क्या है आपका? थीटा सी से ज्यादा है। क्लियर? Yes, तो sir. जब थीटा, देखिए अगर थीटा सी पे जाएगा तो क्या होगा, इसके पैरेलल जाएगा ना 90 डिग्री पे। क्यों? इसके इस एक्सिस से जो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया इसमें 90 डिग्री पे जाएगा, बट थीटा सी से थोड़ा सा अधिक होगा, मतलब थीटा सी डैश पे होगा, तो क्या हो जाएगा, अगेन वापस उसी मीडियम में चला आएगा। तो मान लीजिए एंगल आपका थीटा सी डैश है। अब बताइए ये एंगल कितना होगा, ज्योमेट्री से बताइए। ये एंगल बराबर ये एंगल हो गया, हाँ, तो ये एंगल कितना होगा? ये तो Theta नॉर्मल dash है ना, C. थीटा Dash C. थीटा सी डैश ना। तो अब देखिए, अब ये क्या है, ये भी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा ही ना। इस इंड पे भी लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आई, इस इंड पे क्या भी है, वो भी एंगल क्या है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा ही है। ठीक, तो अगेन क्या हो जाएगी, ये बाहर जाएगी? क्यों? No, sir. Reflect नहीं हो जाएगी जाएगी. ना, क्योंकि भाई क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे इस पॉइंट पे भी इंसिडेंट हो रही है, तो अगेन वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी वही एंगल बनाते हुए। ठीक, तब क्या है, अब देख रहे हैं कितना आसान है। अगर हम लाइट को इस तरह से इंटर कराएं किसी ग्लास में, ग्लास रॉड में, या किसी भी फाइव प्लास्टिक के सिलिंड्रिकल केबल में, कि वो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाए, इस सरफेस पे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए, तो क्या हो जाएगा, देख रहे हैं ना, लाइट तो बाहर नहीं जा पाएगी ना। लाइट बाहर नहीं जा पाएगी, इसका मतलब है लाइट क्या हो गई, कन्फाइन हो गई। तो इसीलिए आपने देखा था ये इसमें, एक मिनट, ये ऑप्टिकल फाइबर का जो आपने देखा था ना, ये तो ये क्या है, इसमें लाइट क्या है कि लाइट जो है इसके अंदर बाहर नहीं फैल रही है ना, लाइट तो बाहर वाले सरफेस से उसके अपोजिट एंड से निकल रही है, ऊपर वाले से, बीच से लाइट तो कोई फैल नहीं रही है ना। इस तरह से क्या हो गई, लाइट जो है अगर क्रिटिकल एंगल पे जो जा रही है वो क्या हो गई, उसके अंदर कन्फाइन हो गई। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया होगा आपको, ये तो क्लियर है ना आप लोगों को, अब कैसे Yes, कन्फाइन sir. होता है, कैसे मतलब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होने पे आपका कैसे जो है लाइट जो है रिस्ट्रिक्ट हो जाती है उसी मीडियम में प्रोपेगेट करने के लिए। ठीक, तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है बताएंगे कोई? TIR। TIR. Total हाँ internal reflection. बिल्कुल, बहुत बढ़िया, मतलब आपको समझ में आ रहा है, समझ में आना चाहिए। तो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। और ऑप्टिकल फाइबर क्या है, आपका एक सिलिंड्रिकल वेव गाइड है। ठीक है, एक वेव को गाइड कर रहा है ना, तो इसीलिए इसको बोल रहे हैं सिलिंड्रिकल वेव गाइड। अब देखिए किसी भी ऑप्टिकल फाइबर का स्ट्रक्चर क्या होगा। अब जैसे इंटरनेट का जो केबल होता है ना, वो भी क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर का ही बना होता है। अब देखेंगे उसमें बहुत बहुत पतले पतले महीन महीन वायर्स होते हैं, वायर नहीं होता ना, तो वही फाइबर होते हैं। तो उस फाइबर पे लाइट ही जाती है जो बहुत तेजी से जो मतलब ट्रांसमिट हो जाती है। तो इसमें देखिए किसी भी ऑप्टिकल फाइबर का जो स्ट्रक्चर होता है, उसके क्या होता है स्ट्रक्चर, ये पहले तो ये हो गया कि ऑप्टिकल फाइबर सिलिंड्रिकल शेप में होते हैं। ठीक है, सिलिंड्रिकल शेप में होते हैं, और इसके 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, कोर, क्लैडिंग, और एक होता है सीथ। ठीक है, तो हेलो, कोई क्वेश्चन? Yes, sir. No, sir. क्या बताइए, अच्छा कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है। तो देखिए किसी भी ऑप्टिकल फाइबर, अभी तक तो क्या था, अब तो प्रिंसिपल आपको पता हो गया, तब उसका डिजाइन कैसा होता है ऑप्टिकल फाइबर का, दिमाग में तो आपके आइडिया होगा ही, लेकिन आप ये जान लीजिए कि अब तक दिमाग में फिगर बन गया होगा, क्योंकि आपने देखा ऑप्टिकल फाइबर तो दिमाग में पिक्चर बन गई होगी ऑप्टिकल फाइबर कैसा दिखता है, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, एक कोर होता है, ठीक है, और उसके बाद कोर के सराउंडिंग क्या होती है, क्लैडिंग होती है, क्लैडिंग के सराउंडिंग एक प्रोटेक्टिव शीट होती है। ठीक, तो ऑप्टिकल फाइबर देखिए बिल्कुल ऐसा ही दिखता है, स्ट्रक्चर क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर का एक क्रॉस सेक्शन है। जैसे मान लीजिए कोई भी आप ग्लास रॉड लेंगे, सिलिंड्रिकल ग्लास रॉड, तो कैसा दिखेगा, उसका सर्कुलर ही दिखेगा ना। तो उसमें 3 तरह के रीजन होते हैं। कौन कौन से, ये जो सेंटर रीजन होता है, ये सेंटर रीजन देख रहे हैं ना, ये दिख रहा है आपको, 8 से 60 माइक्रोमीटर का, इसको हम बोलते हैं कोर। Yes. ठीक, कोर होता है, कोर
कोर के बाहर क्या होता है? कोर के बाहर बाहर जो होता है क्लैडिंग होता है। सिंपली आपने कहा कि ग्लास रॉड है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आप क्या रख सकते हैं, है 1.4 और एयर में बाहर क्या है, एयर है, तो जो उसके चारों तरफ का जो एरिया है तो उसको हम क्लैडिंग बोल सकते हैं ना, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव काम तो करेगा, लेकिन कभी-कभी हम क्या करते हैं अपने पर्पस से, ठीक है? तो कोर के चारों तरफ हम दूसरा मटेरियल यूज़ करते हैं उसके सराउंडिंग, ठीक? तो उसको हम बोलते हैं क्लैडिंग। क्लैडिंग का क्या काम है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, इसके लिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग वाले मटेरियल का हम क्या करते हैं, थोड़ा कम रखते हैं। मान लीजिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, तो उसका क्या रखेंगे n डैश, जो कि n से कम हो, ठीक ना? तो पहले तीनों को समझ लीजिए क्या है। कोर क्या है? आपका इनर मोस्ट रीजन है। द इनर मोस्ट रीजन is light guiding region known as the core. In general, diameter of a core is of the order of 8.5 micrometer to 62.5 micrometer. तो इसका मतलब क्या है? कोर का मतलब क्या है? जो सेंट्रल पार्ट है आपका, जो ऑप्टिकल फाइबर का जो सबसे इनर मोस्ट रीजन है, उसी को हम कोर बोलते हैं। अब कोर का डायमीटर क्या होता है? 8.5 मीटर टू 62.5 मीटर के बीच में होता है, और इसी रीजन को हम लाइट गाइडिंग रीजन कहते हैं। मतलब उसी रीजन में लाइट जो है आपका ट्रांसमिट होती है, ठीक है? एक्चुअल लाइट जो है, अगर उसको ड्रॉ करें तो एक रीजन आपका ये हो गया, ठीक है? इसको हम बोलेंगे कोर, ठीक? अब उसके बाद जो है इसके चारों तरफ एक रीजन और हो जाएगा आपका। मान लीजिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n1, ठीक? और इसके चारों तरफ क्या जगह, एक दूसरे मटेरियल की कोटिंग कर देते हैं, ठीक है? इसके सराउंडिंग जो इसको कवर किया रहता है दूसरा मटेरियल होता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, n2 जो होता है n1 से कम होता है। क्यों? ताकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो। तो ये दोनों ट्रांसपेरेंट रीजन होते हैं, ठीक है? n1 और n2 ट्रांसपेरेंट रीजन होते हैं। तो बेसिकली क्या है, लाइट क्या है, लाइट जो है जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बनाती है तो इसी रीजन में जाती है, ठीक है? इस तो सेंट्रल रीजन को हम कहते हैं कि लाइट गाइडिंग रीजन, और लाइट इसी रेंज में आगे ट्रेवर्स करती है। और जो ये साइड में है, इसके चारों तरफ घेरा हुआ है रीजन, सिलिंड्रिकल रीजन, कोएक्सियल रीजन। कोएक्सियल रीजन क्यों बोल रहे हैं? कि दोनों का क्रॉस सेक्शन देखिए ऐसे है ना, ये आपका सेंट्रल रीजन हो गया, इसके चारों तरफ जो है दूसरा रीजन है, क्रॉस सेक्शनल व्यू देखना है, ठीक है? तो इस रीजन को, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये आपका n1 हो गया और ये दूसरा आपका n2 हो गया। तो इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, कोर। जो सेंटर वाला रीजन है वो आपका कोर है, इसी को लाइट गाइडिंग रीजन बोलते हैं। जो चारों तरफ घेरा हुआ है उसे, उसको बोलते हैं आप क्लैडिंग, ठीक है? कोर क्लैडिंग क्लियर हो गया। अब चूंकि कोर और क्लैडिंग है तो क्या होता है, मान लीजिए ऐसे ऑप्टिकल फाइबर यूज करेंगे तो उसको डैमेज होने का चांस होता है ना, हो सकता है बाहर की लाइट जो है इंटर कर जाए, ये भी तो हो सकता है ना इसके अंदर। तो उसके लिए क्या होता है, इसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शीट लगा देते हैं। तो दो चीजें करता है कि एक्सटर्नल लाइट जो इंटर होने से बचती है, ठीक है? जैसे मान लीजिए कोई वायर होता है ना, वायर के ऊपर कुछ, कोई भी कॉपर का वायर होता है, कॉपर के वायर के ऊपर क्या होता है कि इंसुलेशन लगाते हैं ना, ठीक? तो इंसुलेशन क्या करता है कि आपका कांटेक्ट रोकता है ना उस वायर से, ताकि आपको करंट का झटका ना लगे। तो वैसे ही ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, दो चीज है, जो वायर कुछ प्लास्टिक का मटेरियल उसको जो घेरा रहता है, वो क्या करता है कि उसको प्रोटेक्शन भी देता है। ऐसे ही आपका जो एक कोर है, कोर के चारों तरफ क्लैडिंग है। अब इसके बाद हम यूज करते हैं एक प्रोटेक्टिव लेयर। उस लेयर का काम क्या है, इसको प्रोटेक्ट करना, इनर मोस्ट लेयर्स को एक्सटर्नल डैमेज से सिक्योर करना, ठीक है? तो ये जो है दो काम करती है, एक तो इसकी सेफ्टी प्रदान करती है, और दूसरा क्या है कि बाहर के एक्सटर्नल लाइट्स को इसके अंदर इंटर होने से रोकती है, ठीक? तो कोर का रोल क्लियर हो गया ना, कोर क्या है, कोई Yes, बताए? sir. तो कोर यस क्या है सर। आपका, इनर मोस्ट रीजन है, लाइट गाइडिंग रीजन है। और इसका जो डायमीटर होता है ना, जब भी डिजाइन करते हैं इसका डायमीटर तो होगा ना, इसका डायमीटर क्या है आपका 8 माइक्रोन से 62.5 माइक्रोन के बीच में होता है, ठीक? उसके चारों तरफ क्या आता है, कोर इज सराउंडेड बाय द कोएक्सियल मिडल रीजन नोन एज द क्लैडिंग।
अब वो जो कोर आपने बनाया था उस कोर के चारों तरफ जाएगा, क्लैडिंग मटेरियल जो है उसको घेरे रहता है, ठीक है, चारों तरफ से। उसको हम उसका उसका डायमीटर क्या होता है, ऑब्वियस है कि उसका डायमीटर जो है क्लैडिंग कोर एरिया से क्या होगा, ज्यादा होगा। मान लीजिए 62 से खत्म हो रहा है तो डायमीटर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 125 मीटर होता है उसका, 125 माइक्रोमीटर। कोर का जब डायमीटर 8 से 62 माइक्रोमीटर के बीच में हो सकता है ना, मतलब जब भी डिजाइन करेंगे तो उसमें एक वैल्यू फिक्स कर लेते हैं, या तो 8 माइक्रोमीटर का होगा, या तो 10 माइक्रोमीटर का है, 30 माइक्रोमीटर का होगा। यूजुअली जो भी कोर डिजाइन किया जाता है वो 8 से 62 माइक्रोमीटर के रेंज का होता है, ठीक। और जो क्लैडिंग का मटेरियल होता है वो वैरी करता है, कैसे, जैसे मान लीजिए 8 माइक्रोमीटर का है तो कोएक्सियल होने का मतलब क्या है, अब मान लीजिए ये आपका कोर है, ठीक, तो सर ये 8 कॉन्सेंट्रिक होगा। माइक्रोमीटर, हाँ कॉन्सेंट्रिक होगा ना, तो उसका डायमीटर क्या हो सकता है, जो रेडियस उसका अधिक होगा ना दूसरे वाले का, तो इसका क्या यस रेंज हो सर। जाएगा, 8 से 60 हो सकता है, ठीक। वैसे मैक्सिमम जो है यूज जो करते हैं 125 माइक्रोमीटर तक यूज करते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका कोर का रेडियस क्या है, ठीक है। तो क्लैडिंग क्लियर हो गया ना, कोर इज सराउंडेड बाय द कोएक्सियल मिडल रीजन नोन एज क्लैडिंग, ठीक। और एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, जो कंडीशन था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग इज ऑलवेज लोअर देन दैट ऑफ कोर। तो जब भी इंडस्ट्री में ऑप्टिकल फाइबर डिजाइन करते हैं तो वहाँ ध्यान दिया जाता है कि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ज्यादा हो क्लैडिंग से, ठीक। तो कोर और क्लैडिंग का इंपॉर्टेंस तो आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आता है द आउटर मोस्ट रीजन is a sheet or a protective buffer coating. It is a plastic coating given to cladding for extra protection. जैसा हमने अभी जस्ट बताया कि जो तीसरा होता है वो क्या है आपका, उसको जस्ट प्रोटेक्शन प्रदान करता है। तो 3 कंपोनेंट हो गए आपके, किसी भी ऑप्टिकल फाइबर के 3 कंपोनेंट होंगे। फर्स्ट कंपोनेंट इज कोर, सेकेंड इज क्लैडिंग एंड थर्ड इज कोटिंग, ठीक। तो किस ये क्लियर हो गया ऑप्टिकल फाइबर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक। तो अब देखिए एक क्रॉस सेक्शनल व्यू हमने शो किया है यहाँ पे नोट्स में अपने। तो क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कैसा होता है, देखिए ये क्या है आपका, कोई बताया ये क्या है आपका, ये जो सेंट्रल रीजन कुछ आइडिया तो लग गया होगा ना। कोर है सर, कोर। कोर, कोर। अब क्लैडिंग कौन सा है, के ऊपर वाला, ये वाला होगा, मिडिल वाला, सेकेंड वाला इसके ऊपर वाला क्लैडिंग। और जो बाहर हाँ जो बाहर हमने बनाया प्रोटेक्टिव शीट है, ठीक। हाँ ये है, यहाँ पे हमने शो किया है ना कि इसका डायमीटर 8 से 60 माइक्रोमीटर के बीच में, और इसका डायमीटर जो है आपका 125 माइक्रोमीटर के रेंज का होता है। तो जब भी एग्जाम में आए कि स्ट्रक्चर लिखने के लिए डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, तो ये तो डिफिनीशन लिखिए ही, कोर, क्लैडिंग, कोटिंग, साथ में इस तरह का पिक्चर भी बना देना चाहिए, ठीक है, ताकि तुरंत एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि आप क्या लिखना चाहते हैं, ठीक। तो वही चीज है। सो बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर है 3 कंपोनेंट्स। फर्स्ट इज कोर, लाइट सिग्नल पासेस थ्रू कोर, आप जानते ही हैं। क्लैडिंग, क्लैडिंग क्या करता है, constrains the light to traverse within the core, ठीक है। टू ट्रेवर्स विद इन द कोर मतलब कि कंस्टेंट करना है, मतलब इसको रिस्ट्रिक्ट करता है कि लाइट जो है कोर के अंदर ही जाए, क्योंकि अगर क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक हो कोर से तो कभी कंस्टेंट नहीं करेगा, इसलिए क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रखते हैं तो क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, उसकी वजह से लाइट जो है कन्फाइन हो जाती है। तीसरा क्या है आपका, कोटिंग। कोटिंग का क्या रोल है, प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एक्सटर्नल डैमेज। अब इसमें कई चीजें यूज होती हैं, जैसे यहाँ एक्सेप्टेंस एंगल होता है, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल कैसे कैसे डिपेंड कर रहा है, अभी हम बता रहे हैं इसको आपको। तो अभी डायग्राम आपको क्लियर हो रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा सी, अगर थीटा सी से ज्यादा हो, ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ये एंगल क्या होना चाहिए, थीटा सी से ज्यादा होना चाहिए, तब आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। एंड द लाइट सिग्नल, अब यहाँ से ज्यादा क्लियर होगी ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। अब देखिए क्या है, ये आपका N1 है, ये N2 है, और बाहर मान लीजिए जो भी आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो एयर है, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस एंगल मान लीजिए आपको कैलकुलेट करना है कि कितने एंगल पे लाइट जो है अंदर जाए
कि वो जो है कन्फाइन हो जाए। ये तो था कि इस इंड पे कितना होना चाहिए, थीटा सी से ज्यादा होना चाहिए। तो अगर आप इसे लिखें स्नेल्स लॉ से तो क्या लिख सकते हैं, इस थीटा वन और थीटा टू में क्या रिलेशन आएगा। मान लीजिए आपका एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1 एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होने की वजह से आप क्या लिख सकते हैं यहाँ n1 बाई 1। अब देखिए साइन थीटा 1 बाई साइन थीटा 2 क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए इधर एयर है, इस साइड में एयर है और इस साइड में क्या है आपका जो भी आपका कोर का मटेरियल है। ठीक, तो थीटा 1 एंगल पे अगर कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है तो उसके बीच में क्या रिलेशन आएगा थीटा 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, n1 क्या है कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो थीटा 1 हो जाएगा, कैसे दिया जाएगा n1 साइन थीटा 2 और साइन थीटा 1 क्या हो जाएगा आपका, सॉरी साइन थीटा 1 इक्वल टू n1 साइन थीटा 2 हो जाएगा। यहाँ से इस रिलेशन से इक्वेशन नंबर 1 से लिख सकते हैं ना ऐसे। इक्वेशन को ध्यान से देखिए, सही तो लिखा ही है। अब उसके Yes, बाद sir. अब जो है ये आपका आया थीटा 2, ठीक है। अब थीटा 2 को आपको क्या लिखना है, क्रिटिकल एंगल के टर्म में लिखना है। क्यों, क्योंकि हम लाइट तो क्रिटिकल एंगल पे अगर इंसिडेंट होगी तभी तो उसी मीडियम में कन्फाइन हो जाएगी ना, मतलब कांस्टेंट ये जो है क्लैडिंग इसको कब कांस्टेंट कर पाएगा, जब जो है वो थीटा क्रिटिकल एंगल पे ही वो इंसिडेंट उससे ज्यादा एंगल पे इंसिडेंट हो। ठीक, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये थीटा 2 को लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा सी। तो 90 माइनस थीटा सी लिखेंगे तो आपके लिए जो एक्सप्रेशन आया साइन थीटा 1 इजकल टू n1 काश थीटा सी। ठीक, एक इक्वेशन हो गया, इसको हम नाम दिया है इक्वेशन नंबर 2। ये तो रिलेशन हो गया कि यहाँ पे किस एंगल पे इंसिडेंस हो, ठीक है, तो लाइट क्रिटिकल एंगल पे वहां पे पड़ जाए। ठीक है, ये कंडीशन हो गया, यही बता रहा है ना ये। यहाँ देखिए ये थीटा 1 और थीटा सी में रिलेशन बता रहा है। थीटा 1 आया तो यहाँ लाइट क्या हुई, रिफ्रैक्ट हुई किस एंगल पे, थीटा 2 एंगल पे, और जब ये थीटा 2 एंगल पे रिफ्रैक्ट हुई तो यहाँ पे क्या है क्रिटिकल एंगल बना रही है। ठीक है, अब देखिए अब क्या है थीटा 1 अगर इंक्रीज करें तो क्या होगा, थीटा 1 इंक्रीज करें तो क्या होगा बताइए। थीटा 1 अगर इंक्रीज करेंगे तो थीटा सी से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। तो थीटा सी से कम हो जाएगा तो क्या टोटल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। इसी इस थीटा 1 की भी एक लिमिट है। ठीक है, तो कितने एंगल तक लाइट बीम को, मतलब कितने, ये मान लीजिए एक्सिस है तो कितने एंगल तक रेज को ये एक्सेप्ट करेगा ये ऑप्टिकल फाइबर, सो दैट वो उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कोर मीडियम में होता रहे। ठीक, तो हमारा पर्पस क्या है, इसी दोनों में रिलेशन फाइंड आउट करना है कि एक्सेप्टेंस एंगल क्या होगा, ये थीटा 1 की लिमिट क्या होगी, मैक्सिमम एंगल जो एक्सेप्ट करेगा ये ऑप्टिकल फाइबर सो दैट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस इनसाइड द ऑप्टिकल फाइबर, तो उसे हमें फाइंड आउट करना है। प्रॉब्लम्स क्लियर है ना आपको। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ये हाँ ये प्रॉब्लम तो क्लियर है ना। हमारा पर्पस क्या है, हम ये जानना चाहते हैं कि थीटा 1 की मैक्सिमम लिमिट क्या होगी ताकि जो है यहाँ पे एंगल जो है जो बन रहा है थीटा सी से ज्यादा होगा। ठीक, थीटा 1 आप बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा, ये जो है एंगल घटेगा ना थीटा 2। Yes, sir. तो अब यहाँ देखिए ये रिलेशन आपने पाया, पहला पहला रिलेशन कि क्रिटिकल एंगल में फॉल करने के लिए थीटा 1 इतना होना चाहिए। अब दूसरा जो है रिलेशन हमारा इस n1 और n2 से निकल के आ सकता है। ठीक है, तो थीटा सी एंगल पे इंसिडेंट होगा तो लाइट कितनी डिग्री पे जाएगी, 90 डिग्री पे, वही ना क्रिटिकल एंगल पे जाएगी तो लाइट कितने पे Yes, जाएगी, sir. 90 डिग्री पे। तो अब देखिए यहाँ पे उस रिलेशन से कि साइन थीटा सी बाई साइन 90, यहाँ देख रहे हैं ना साइन थीटा सी बाई साइन 90 क्या आ जाएगा आपका n2 बाई n1, है ना। n1 क्या है आपका कोर का है और n2 क्या है मीडियम n1 का ज्यादा है ना। हाँ एयर n1 ज्यादा है, n2 क्लैडिंग का है, ध्यान दीजिए n2 क्लैडिंग है, n1 क्या है कोर है, कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो ये रिलेशन देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक कंडीशन ही है बेसिकली, वही लिखा है हमने ना जो अभी जस्ट आप हम लोग डिस्कस किए हैं। तो क्रिटिकल एंगल पे कोई लाइट इंसिडेंट होगी तो जो रिफ्रैक्टेड रेज होगी वो 90 डिग्री बनाएगी। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब वहां पे क्या होगा आपका ये रिलेशन जो होगा n2 बाई n1 वेयर n1 इज लार्जर देन n2।
अब यहाँ साइन 90 का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, तो इसको आप क्या ले सकते हैं साइन थीटा सी इज इक्वल टू n2 बाई n1। क्लियर। तो अगर इसे हम कास के टर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा कास थीटा सी इजकल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी, यही होता है ना कास स्क्वायर थीटा सी इजकल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी। पढ़ा है ना आप लोगों ने। Yes, sir. Yes. पढ़ा है कि? हाँ, तो उसी रिलेशन का यूज करके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी हो जाएगा। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा सी की जगह पे हमने n2 बाई n1 सब्स्टिट्यूट किया। ठीक, तो ये आ गया आपका cos थीटा सी के लिए एक्सप्रेशन। मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3 है। अब cos थीटा सी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपके पास जो रिलेशन आया साइन थीटा 1 इजिकल टू, देखिए ये है ना आपका, इसको यही सब्स्टिट्यूट कर देता है n1 है और इसके जगह पे cos थीटा सी की जगह पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा साइन थीटा 1 इज इक्वल टू n1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस n2 बाई n1 का होल स्क्वायर। तो इस एंगल को, ठीक है, थीटा 1 एंगल को, द मैक्सिमम एंगल बाय विच द लाइट कैन बी कन्फाइंड इनसाइड द ऑप्टिकल फाइबर इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस एंगल। ठीक है, तो ये एंगल, ये एक्सप्रेशन हो गया आपका थीटा 1 की लिमिट बताता है कि कितनी एक्सेप्टेंस एंगल होगी, मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल की ये लिमिट बताता है कि अगर कोई रेज इंसिडेंट हो रही है उसके एक्सिस से कितनी एंगल बनाते हुए, थीटा 1 से ज्यादा की एंगल बनाते हुए, तो क्या होगा उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा और वो मीडियम के बाहर, कोर के बाहर चली जाएगी। बट अगर लाइट रे जो है, अगर उस सिलिंड्रिकल जो गाइड आप यूज कर रहे हैं, मतलब ऑप्टिकल फाइबर बना यूज कर रहे हैं, यहाँ फिगर में ज्यादा क्लियर होगा कि अगर ये थीटा 1 से स्मॉलर एंगल पे अगर लाइट इंसिडेंट कर रही है तो क्या होगा उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अब थीटा 1 कहाँ से वेरी कर रहा है, थीटा 1 आपका जीरो भी तो हो सकता है ना। अगर जीरो एंगल बनाए तो क्या हो जाएगा, लाइट एकदम सीधी आए तो उसके अंदर ही रहेगी ना, बाहर कहाँ जाएगी। तो ये थीटा 1 पे एक लिमिट इम्पोज करता है कि थीटा 1 की ये मैक्सिमम लिमिट है, मतलब एक्सेप्टेंस, मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल क्या हो जाएगी आपकी थीटा 1 हो जाएगी। और उसके लिए जो एक्सप्रेशन आया इन टर्म्स ऑफ, किस टर्म में लिखा है हमने n1 और n2 के कोर और क्लैडिंग के टर्म में लिखा है हमने, क्योंकि एयर का तो ऑलरेडी 1 है। तो ये आपका आता है एक्सेप्टेंस एंगल के लिए एक्सप्रेशन, साइन थीटा 1 इज इक्वल टू n1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस n2 स्क्वायर बाई n2 बाई n1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका एक्सेप्टेंस मैक्सिमम है। एंगल के लिए एक्सप्रेशन आ गया। तो सब कभी कभी, हाँ थीटा 1 मैक्सिमम के लिए है। क्यों मैक्सिमम इसलिए कह रहे हैं ना कि देखिए यहाँ पे कि हमने क्या कंडीशन लगाया था थीटा सी पे, थीटा सी क्या है, थीटा सी भी तो एक लिमिट है ना, क्रिटिकल एंगल इससे कम जी नहीं होना चाहिए। जब इससे कम नहीं होना चाहिए, हाँ, तो क्या डिफाइन करेगा ये, वो यही बताएगा ना थीटा 1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है जो थीटा सी जो है थीटा सी से कम ना हो। ठीक, तो जब हमने पहले ही कंडीशन लगा दिया ना मैक्सिमम के लिए कि साइन 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ठीक, तो ये मैक्सिमम के लिए कंडीशन हमने फाइंड आउट किया है। ठीक, ओके सर। तो क्या है आपका एक्सप्रेशन यही है। तो थीटा 1 क्या है, मैक्सिमम अलाउड एंगल बाय विच if a ray will make with axis of cylinder means waveguide, then ray will be totally confined by the waveguide। ठीक, ये कंडीशन हो गई आपकी साइन थीटा 1। तो एग्जाम में आता है कभी कभी कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेप्टेंस एंगल, तो ऐसे आप कर लेंगे ना। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस एंगल के लिए आपको ऐसे छोटा सा डायग्राम बनाइएगा। अरे जो दोनों स्नेल लॉ का यूज करके, एक यहाँ के लिए और एक दूसरा यहाँ के लिए, क्योंकि आप मैक्सिमम कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए क्रिटिकल, इस एंगल को क्या मानेंगे क्रिटिकल एंगल। तो उस कंडीशन को जब अप्लाई करते हुए आप करेंगे तो आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा। कोई डाउट अभी तक? No, sir. No, sir. किसी को कोई डाउट है पूछ ले, आगे बढ़ने से क्या फायदा अगर ना समझ में आए तो। किसी को डाउट नहीं है ना, और कोई? ठीक है, बहुत अच्छा है, अगर कोई डाउट नहीं है तो अब देखिए अब फर्दर क्या किया गया है, हमने क्या लिखा है, थीटा 1 इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस एंगल, इट शोज दैट द लाइट सिग्नल व्हिच मेक एंगल smaller than theta 1 with the axis of fiber will be totally internally reflected and propagates through the fiber। तो वो मैक्सिमम एंगल ही बता रहा है, ठीक है।
वही स्टेटमेंट है। तो साइन थीटा 1 को आप कई तरीके से लिख सकते हैं। साइन थीटा 1 इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, ये है ना 1/2 लिख दिया हमने यहाँ पे पावर, ठीक। अब क्या है, इसको ऐसे सिंपली मतलब इसको सिंप्लीफाई किया हमने सर, n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर बाई n1 स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब n1 स्क्वायर है तो n1 स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, बाहर आ गया, ठीक। तो n1 और n1 क्या हो जाएंगे आपके, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या मिला साइन थीटा 1 के लिए एक्सप्रेशन, साइन थीटा 1 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। तो आप आसानी से एक्सेप्टेंस एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं यदि आपको n1 कोर का रेडियस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n2 क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब अगर किसी ऑप्टिकल फाइबर के कोर और क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है तो आप जो है एक्सेप्टेंस एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो है थीटा 0 हमने अगेन लिखा है थीटा 1 की जगह पे कि कोई मतलब वो भी यूज कर सकते हैं। तो एंगल थीटा 0 इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस एंगल ऑफ द फाइबर। एक्सेप्टेंस एंगल इज मैक्सिमम एंगल दैट लाइट रे कैन हैव रिलेटिव टू द एक्सिस ऑफ फाइबर एंड प्रोपेगेट डाउन द फाइबर। Thus, only those rays that incident on the face of the fiber making angle less than theta 0 will undergo repeated total internal reflection and reach the other end of fiber. Obviously, larger acceptance angle make it easier to launch light into the fiber. तो अब क्या, जब भी ऑप्टिकल फाइबर डिजाइन करना होगा तो आप कोशिश यही करेंगे ना कि एक्सेप्टेंस एंगल ज्यादा हो, ठीक, तभी तो ज्यादातर लाइट को एक्सेप्ट कर सकेगा ना। तो उसके लिए क्या करना होगा, एक्सेप्टेंस एंगल ज्यादा तभी होगा ना जब n1 आपका ज्यादा हो कंपेयर टू n2, ठीक। इस एनालिसिस से एक चीजें आपकी निकल के आ गई। तो ये वही चीज है। अब क्या है, अगर अभी तो हमने 2 डायमेंशन आप फिगर दे रहे हैं ना, एक्सेप्टेंस एंगल था। अगर 3 डायमेंशन देखेंगे तो कोई भी लाइट रे कैसी अपीयर होगी, इंसिडेंट हुए लाइट की बीम एक कोन बनाती हुई होगी ना, तो इस कोन को बोलते हैं एक्सेप्टेंस कोन। कि इस कोन के अंदर जो भी लाइट जाएगी वो तो ऑप्टिकल फाइबर जो है उसको कन्फाइन करेगा ही, मतलब वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू वो मीडियम में, कोर के मीडियम में प्रोपेगेट करेगा ही करेगा, ठीक है। मतलब बीम जो है ट्रेवर्स करेगी ही करेगी, वो बाहर नहीं जाएगी, उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो ये जो कोन जैसा बनता है उसको हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस कोन, ठीक। अब देखिए यहाँ कुछ प्रॉब्लम भी हमने किया है, देखिए कितना ये छोटे-छोटे प्रॉब्लम एग्जाम में आते हैं। तो कितना देखिए कितना सिंपल प्रॉब्लम है। इन एन ऑप्टिकल फाइबर द कोर मटेरियल हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.43 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैड मटेरियल इज 1.4। फाइंड द प्रोपेगेशन एंगल और क्रिटिकल एंगल। एक चीज और बताना चाहिए हमें आपको जो नहीं बताया अभी। इस एंगल को ये थीटा 2 है ना, इसको हम प्रोपेगेशन एंगल भी बोलते हैं, ठीक है। इस एंगल को, ये तो आग हो गया क्या है, एक्सेप्टेंस एंगल, ठीक है। इस एंगल को क्या बोलेंगे, थीटा 2 को प्रोपेगेशन एंगल, ठीक। तो अगर प्रॉब्लम में एक क्वेश्चन आई है तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब देखिए क्या है, कोर का दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कह रहा है क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट कीजिए, ठीक है, या प्रोपेगेशन एंगल, क्योंकि दोनों क्या है, क्रिटिकल एंगल निकालेंगे तो 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका, प्रोपेगेशन एंगल, यही है ना। ये अगर एक क्रिटिकल एंगल है तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेगेशन एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है ना यहाँ पे, इस ट्रायंगल में देख रहे हैं ना आप लोग, वही बताए। Yes, sir. Yes, sir. हेलो, तो प्रोपेगेशन एंगल समझ में आया ना। कभी ये टर्म आ जाए एग्जाम में क्वेश्चन तो कंफ्यूज ना होइएगा, क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट कर दीजिएगा, उसका 90 माइनस थीटा सी कर देंगे तो आपका प्रोपेगेशन एंगल हो जाएगा। अब देखिए क्रिटिकल एंगल के लिए आपने सिंपल सा फार्मूला निकाला था, क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए साइन थीटा सी इक्वल टू n2 बाई n1, ठीक। तो प्रोपेगेशन एंगल क्या हो जाएगा, थीटा सी की जगह पे आप क्या लिख सकेंगे, 90 माइनस थीटा पी, कोई दिक्कत नहीं, वही रिलेशन यूज कर सकते हैं। तो आपका प्रोपेगेशन एंगल आ जाएगा थीटा पी इक्वल टू साइन इनवर्स n2 बाई n1। तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो थीटा पी क्या है, 11.8 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे आपका एग्जाम में छोटे-छोटे क्वेश्चन आएंगे कि कैलकुलेट द प्रोपेगेशन एंगल और कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल, ठीक। उसमें आपका कोर और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहेगा, तो ऐसे कर लीजिएगा। अब दूसरा थीटा प्रॉब्लम पी देखिए एक यहाँ बार पे बता है, दीजिए। इफ एन ऑप्टिकल फाइबर द कोर मटेरियल हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाँ देखिए थीटा पी वही चीज है ना। तो अभी आपको हमने ये बताया था ना
यहाँ इस फिगर में जो हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया था, ये था ना, ये क्या था, थीटा 1 एक्सेप्टेंस एंगल, ठीक। और थीटा ये क्या है आपका, क्रिटिकल एंगल, ठीक। लेकिन ये एंगल जो है मीडियम के अंदर कभी कभी काफी यूजफुल होता है कि अंदर की ही बात करें, मीडियम के अंदर कि कितने एंगल पे जा रहा है। तो ये जो है थीटा 2 कितना हो सकता है मैक्सिमम, तो ये एंगल जो होगा थीटा 2, इसको आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं ना, थीटा C से। थीटा C आपका क्या है, आपका क्रिटिकल एंगल है। तो इसकी इस ट्रायंगल को अगर आप देखेंगे तो ये जो थीटा 2 क्या होगा आपका 90 माइनस थीटा C होगा। और इस एंगल को हम डिफाइन करते हैं कैसे, एज ए प्रोपेगेशन एंगल, मतलब जो एंगल इस एक्सिस से बनाते हुए लाइट रे जो है, लाइट रे जो है आपका ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ट्रेवर्स कर रही है, ठीक। तो ये समझ में आया ना, ये ही आपका है आपका थीटा P, प्रोपेगेशन एंगल, ठीक है। क्लियर हुआ? हेलो, Yes, sir. क्लियर हुआ ना? अभी ये सब चीजें डिफाइन की जा रही है ना आपको। तो अब अभी तो आप कुछ नहीं जानते थे ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, अब आप जान गए ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है। अब उसके बाद आप जान गए कि क्रिटिकल एंगल कैसे निकालते हैं, फिर आप जान गए क्या है न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है, ठीक। और उसके बाद आप प्रोपेगेशन एंगल के बारे में भी जान गए। तो अब आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये क्वेश्चन कौन सा था नीचे, तो अब देखिए क्या है इसमें कैलकुलेट करना है, एक्सेप्टेंस एंगल कैलकुलेट करना है ना। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस कोण, मतलब आपको एक्सेप्टेंस एंगल ही कैलकुलेट करना है, क्रिटिकल वैल्यू ऑफ एंगल। और तो क्रिटिकल के लिए क्या करेंगे, ये फार्मूला यूज कर सकते हैं ना। हमने कैलकुलेट N1 दे रखा है कोर का, N2 दे रखा है क्लैडिंग का। तो क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए क्या है, साइन इनवर्स ऑफ क्लैडिंग डिवाइडेड बाई कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। जब आप सॉल्व करेंगे तो क्रिटिकल एंगल कितना आया, इस स्ट्रक्चर के लिए जिसमें N1 कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 हो, क्लैडिंग का 1.3 हो, तो क्रिटिकल एंगल आया 54.3, ठीक। तो आपको अब कह रहा है दूसरा चीज क्या पूछा है, ये तो हो गया क्रिटिकल एंगल आपने निकाल दिया, दूसरा क्या पूछा है, एक्सेप्टेंस एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस कोण निकालना है। तो एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस कोण क्या होगा, आपका एक्सेप्टेंस एंगल ही तो होगा ना। तो एक्सेप्टेंस एंगल के लिए जो अभी हमने जस्ट एक्सप्रेशन डिराइव किया है, क्या है आपका जो स्टेब्लिश किया रिलेशन, वो यही है। यही आपको थीटा 0 कैलकुलेट करनी है। N1 N2 दिया है तो आपका एक्सेप्टेंस एंगल क्या आ जाएगा, 60.5 डिग्री, ठीक। ये एक्सेप्टेंस एंगल हो गया। और एंगल जानते हैं किसी ट्रेन उसमें कोण में क्या होता है, यहाँ देखिए, तो अगर आपको याद होगा, मान लीजिए ऐसे है, लाइट रे के लिए आपने ये निकाल लिया आपने, ये आपका क्या है, आपका थीटा 1, क्या बोलना है इसका, क्या नाम दिया, एक्सेप्टेंस ना। तो थीटा 0 मान लीजिए डिनोट करते हैं, ठीक। थीटा 0 हो गई। अब मान लीजिए अगर एक 3 डायमेंशन की बात करें तो ये क्या बनाएगा, कोण। तो कोण का एंगल क्या होता है, ये इसके डबल होगा ना। कोण का एंगल जो है, अगर एक क्रॉस सेक्शन ऐसे ड्रॉ करेंगे आप, तो क्या होगा, ये एंगल क्या होगी, ये वाली ये होगी आपकी 2 थीटा, ठीक। तो वही पूछ रहा है आपका कि एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस कोण, तो एक्सेप्टेंस एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस कोण क्या होगा, जो आपकी एक्सेप्टेंस एंगल होगी उसी का जस्ट डबल होगा। क्लियर हुआ आपको प्रॉब्लम? Yes, हेलो, sir. हो गया ना। चलिए Yes, नेक्स्ट sir. प्रॉब्लम देखते हैं। अब क्या है, हाँ नेक्स्ट प्रॉब्लम है, कैलकुलेट द न्यूमेरिकल अपर्चर एंड एक्सेप्टेंस एंगल ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो क्या है, म्यू1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर है, और म्यू2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग है। अब आप बताइए एक्सेप्टेंस एंगल के लिए फार्मूला क्या निकाला है आपने, याद आया? Sin inverse under root अभी N1 जस्ट डिस्कस किए हैं, N1 यही है ना। square minus N2 square. हाँ गुड, हाँ गुड गुड गुड। तो आप जो है अब न्यूमेरिकल, आप क्या एक्सेप्टेंस एंगल तो बहुत फेमिलियर हो चुके हैं आप लोग, एक्सेप्टेंस एंगल तो निकाल लेंगे।
अब दूसरा चीज एक नया टर्म आया ना, न्यूमेरिकल अपर्चर, ठीक। तो न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है कि यानी मतलब साइन, जैसे आपने निकाला ना, ये लिखा है, तो इसको हम बोलते हैं, इस टर्म को बोलते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर। तो न्यूमेरिकल अपर्चर कैसे डिफाइंड है? साइन ऑफ द एक्सेप्टेंस एंगल इज डिफाइंड एज न्यूमेरिकल अपर्चर। तो अगर न्यूमेरिकल अपर्चर पूछा है तो जस्ट आपको ये चीज कैलकुलेट कर दे रही है, ठीक। एंगल निकालना था तो क्या किया आपने, थीटा 0 = साइन इनवर्स, इसका ऐसे कर रहे थे, साइन इनवर्स ले रहे थे इसका। बट अगर न्यूमेरिकल अपर्चर पूछता है तो न्यूमेरिकल अपर्चर कैसे डिफाइंड है आपका? तो न्यूमेरिकल अपर्चर जो होगा, एन से डिनोट करते हैं, वो हो जाएगा आपका n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, सिंपल सा है, ठीक। तो ऐसे प्रॉब्लम है जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और टर्म यूज होता है, बहुत ही यूजफुल है, वो होता है फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज। फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज क्या होता है, कैसे डिफाइन है? उसको डेल से डिनोट करते हैं, डिफाइन है n1 माइनस n2 बाई n1, ठीक है। ये सब चीजें, ये टर्म्स यूज होते हैं ना, ये ऑप्टिकल फाइबर का जब भी स्टडी किया जाता है उसका डिजाइन में, तो ये जो है ट्रेडिशन है कि डेल के टर्म में लिखते हैं। तो डेल कैसे डिफाइन है इधर? ये तो बस जस्ट डिफाइन कर रहे हैं, कोई नई चीज नहीं बता रहे हैं कि फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नाम का एक टर्म यूज होता है, और वो टर्म क्या है? इज द फ्रैक्शनल डिफरेंस बिटवीन द, मतलब क्या है कि n1 क्या है आपका? कोर n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, किसका बताइए? कोर। और n1 माइनस n2 क्या है? कोर और क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो चेंज है। तो हाँ, तो अभी इसको फ्रैक्शनल का मतलब क्या है? n1 के कंपैरिजन में क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना कम है, उस फ्रैक्शन को ये डेल बताता है, ठीक। तो डेल क्या है आपका? फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज, एंड इट इज डिफाइंड एज डेल n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई n1, ठीक। अब देखिए, ये पैरामीटर n1 हमेशा किसी भी ऑप्टिकल फाइबर में लाइट को प्रोपेगेट करने के लिए क्या होना चाहिए? कोर हमेशा डेंसर होना चाहिए। क्लैडिंग, तो उसका मतलब यह है कि n1 ऑलवेज यूजुअली प्योर सिलिका। कोई भी ग्लास क्या होता है, यूजुअली सिलिका का ही तो बना होता है ना। तो क्लैडिंग का जो मटेरियल होता है वो यूजुअली सिलिका यूज करते हैं, लेकिन अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें कम, सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर उसका अधिक बनाना हो तो उसमें क्या होता है, सम और, जैसे आप जानते होंगे ना कि अगर कोई गैस है, ठीक है, गैस कंप्रेस्ड है, तो उसकी डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर कोई गैस है, उसकी वो कंप्रेस्ड नहीं है, ज्यादा बड़े मीडियम में है, वैक्यूम में है, तो उसकी उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी? कम होगी। इसीलिए जब डिजाइन करते हैं, मतलब बनाते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स को, तो कोर, ये टेक्निक है कि कोर में क्या करते हैं, सिलिका को किसी इम्प्योरिटी से क्या कर सकते हैं, डोप कर देते हैं। जैसे जर्मेनियम से डोप कर दिया जाए अगर, तो आपका क्या बन जाएगा? कोर बन जाएगा। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? सिलिका से ज्यादा होगा। तो इनर रीजन को हम डोप्ड कर देते हैं तो हमारा कोर बन जाता है, ठीक है। मतलब ऐसा बीच का रीजन हमें हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मिल जाएगा। ये सब टेक्निक्स हैं। अब देखिए, अभी जस्ट जो अभी क्वेश्चन में था ना, न्यूमेरिकल अपर्चर, तो क्वेश्चन हमने पहले ही नोट कर दिया था। तो जैसे हमने डिफाइन किया, क्या है न्यूमेरिकल अपर्चर? न्यूमेरिकल अपर्चर इज डिफाइंड एज साइन ऑफ द एक्सेप्टेंस एंगल। तो साइन ऑफ द एक्सेप्टेंस एंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n1 स्क्वायर बाई माइनस n2 स्क्वायर। इसलिए आपका न्यूमेरिकल अपर्चर का जो एक्सप्रेशन आया, ये आया, ठीक है। क्लियर? ठीक है ना, न्यूमेरिकल अपर्चर क्या है, क्लियर हो गया ना? Yes, sir. तो एक्चुअली क्या है, यहाँ हमने लिखा है कि चूंकि ये क्या है, थीटा 0 का एक्सेप्टेंस एंगल है ना, तो न्यूमेरिकल अपर्चर उसी का तो साइन है ना। इसका मतलब क्या है, ये थीटा साइन, ये क्या बताता है, ये पैरामीटर, ये टर्म क्या बताता है आपका, कि ऑप्टिकल फाइबर की कितनी कैपेसिटी है कि वो लाइट को गैदर, मतलब एक्सेप्ट कर सके। तो एक्चुअल में क्या है, लाइट गैदरिंग एबिलिटी ऑफ ए फाइबर डिपेंड्स अपॉन द न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर जितना ज्यादा होगा,
उस ऑप्टिकल फाइबर का एक्सेप्टेंस एंगल उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब है कि उसकी लाइट गैदरिंग एबिलिटी ज्यादा है। तो कौन सा ऑप्टिकल फाइबर यूज करना है आपके पर्पज के लिए, तो न्यूमेरिकल अपर्चर भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर साबित होता है जो डिसाइड करता है कि कौन सा ऑप्टिकल फाइबर आपको यूज करना है अपने उसके लिए। हाँ सर, अभी क्लास ले रहे हैं। हाँ 5 बजे शुरू होता है ना, दिन भर तो FIP चल रही है। हाँ तो ये तो क्लियर हो गया ना न्यूमेरिकल अपर्चर। ठीक, तो अब देखिए अगर इसको आपसे कहा जाए कि आप फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज के टर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? ये न्यूमेरिकल अपर्चर का ये ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, अगर इसको फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना, n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर इज इक्वल टू n1 प्लस n2 इंटू n1 माइनस n2 लिख सकते हैं। 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक, और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। n1 से डिवाइड कर दीजिए, n1 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये क्या है आपका, ये आपका डेल हो जाएगा। ठीक, ये आपका डेल हो जाएगा। और दूसरा ये n1 प्लस n2 बाई 2, मतलब अगर 1.4 है और 1.3 है, 1.4 प्लस 1.3 बाई 2 करेंगे तो नियरली क्या आ जाएगा आपका, 1.4 ही तो आएगा ना। तो ये अगर n1 प्लस n2 बाई 2 को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं एज n1 से। ठीक, क्योंकि ये जो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है ना, तो दोनों का अगर मीन लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली n1 आएगा। तो यहाँ पे जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, तो आपका न्यूमेरिकल अपर्चर जो बन के आएगा ये आ जाएगा। ठीक है, 2n1 स्क्वायर इंटू इसके जगह पे हमने क्या लिख दिया है, डेल, और ओवरऑल स्क्वायर रूट था ही तो डेल लिख दिया, और 2 से यहाँ हो गया इसका इसका इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, n1। तो n1 और n1 क्या होंगे, n1 का स्क्वायर। तो आपका जो न्यूमेरिकल अपर्चर के लिए एक्सप्रेशन, अप्रोक्सीमेट एक्सप्रेशन जो आता है वो आता है n1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू डेल। डेल क्या है आपका, बताइए कोई। डिफरेंस सर। हेलो, फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज, Actually है ना, difference. अभी जस्ट वही तो Yes. डिस्कस कर रहे हैं ना। हाँ तो हमारा, हाँ जो अभी जो हमने लास्ट पेज पे डिस्कस किया था, डिफाइन किया था कि फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कैसे डिफाइन है, तो ऐसे डिफाइन है। अब इसके टर्म में न्यूमेरिकल अपर्चर लाइट गैदरिंग एबिलिटी को लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, so numerical aperture determines the light gathering ability of the fiber. It is the measure of amount of light that can be accepted by a fiber. Obvious है, आप तो जान ही रहे हैं जो एनालिसिस आप कर रहे हैं। तो न्यूमेरिकल अपर्चर किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ एक चीज देखिए, न्यूमेरिकल अपर्चर आपको ओनली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा है और डायमीटर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, कोर और क्लैडिंग मटेरियल डज नॉट डिपेंड अपॉन द फिजिकल डायमेंशन ऑफ द फाइबर। तो न्यूमेरिकल अपर्चर वाली जो प्रॉब्लम थी आपकी, यहाँ पीछे वाली प्रॉब्लम देख लेते हैं जो अभी कैलकुलेट कर पाएंगे कि नहीं आप। अच्छा, तो न्यूमेरिकल अपर्चर तो इससे कैलकुलेट हो जाएगा ना, n1 इंटू दिया, न्यूमेरिकल अपर्चर निकल जाएगा, एक्सेप्टेंस एंगल भी निकल जाएगा। अभी है आपका ऑप्टिकल फाइबर डिजाइन। तो ऑप्टिकल फाइबर डिजाइन मतलब क्या है, कितने तरह के ऑप्टिकल फाइबर्स, केवल 28 लोग आए हैं, बाकी लोग क्लास में कभी नहीं आते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर को क्लासिफाई कैसे करेंगे, कभी कभी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, समझ लीजिए इस यूनिट से कि डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स, मतलब बेसिकली आपको ऑप्टिकल फाइबर्स को क्लासिफाई करना है। ठीक है, कितने तरह के ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं, तो ऑप्टिकल फाइबर्स को आप कई तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला क्लासिफिकेशन मान लीजिए, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, उसका ग्रुपिंग करना कि इस ग्रुप के ऑप्टिकल फाइबर है, दूसरा दूसरे ग्रुप के हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल। तब देखिए अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल के बेसिस से ऑप्टिकल फाइबर को क्लासिफाई करें तो 2 तरह के ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के आधार पे जो है 2 तरह के ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, एक होता है स्टेप इंडेक्स, एक होता है
ग्रेडेड इंडेक्स। तो अब एक ये हमने जो बनाया है, कोई बताएगा ये क्या शो कर रहा होगा ये चीज, ये क्रॉस सेक्शन क्या शो कर रहा है? कोर और क्लैडिंग ऑप्टिकल फाइबर। हाँ बिल्कुल, हाँ बहुत बढ़िया। तो ये देखिए जो इनर मोस्ट रीजन है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? n1, और उसके चारों तरफ जब सराउंडिंग है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? n2। तो अगर कोई ऑप्टिकल फाइबर ऐसा हो, ये क्या एक तरह का n1 और डिस्टेंस मतलब इसके एक्सिस से, ठीक है, इसके एक्सिस से अगर आप उसको प्लॉट करते हैं तो उसका प्रोफाइल कैसा आता है? स्टेप की तरह आता है ना, स्टेप फंक्शन है। इस फंक्शन को क्या बोलते हैं? इस तरह का कोई फंक्शन हो तो उसे आप स्टेप फंक्शन बोलेंगे ना, जो वैरी इस तरह से वैरी करे। तो मान लीजिए कोई ऑप्टिकल फाइबर ऐसा है, ठीक है, और उसका मान लीजिए इस एक्सिस पे n और इस एक्सिस पे मान लीजिए इस एक्सिस पे क्या है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्लॉट करना हो, और इस एक्सिस पे आपका डायमीटर मतलब r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, जो आपकी एक्सिस है उसके से कितने डिस्टेंस पे जा रहे हैं, तो उसके जैसे जैसे आप जा रहे हैं वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे चेंज हो रहा है। तो आपने एक तरह का ऑप्टिकल फाइबर ऐसा होता है कि मान लीजिए इसका रिफ्रैक्टिव, जो अभी तक डिस्कस कर रहे थे हम लोग कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर का क्या होता है? फिक्स होता है। क्या होता है? n1 ना एज्यूम किया था आपने, हमने तो n1 मान के चल रहा है ना। और उसके बाद में क्या हो सकता है? क्लाइडिंग का क्या होता है? n2। तो n1 है, तो अब क्या होगा? अब ऐसे r जाइए, मान लीजिए तो r डिस्टेंस जाएंगे, सॉरी गड़बड़ हो गया है। तो r पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ तक रिफ्रैक्टिव n क्या है? कांस्टेंट रहेगा, ठीक। उसके बाद सडनली ड्रॉप करेगा, ठीक है, तो फिर सडनली ड्रॉप करेगा तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे n2 पे आ जाएगा, और फिर इसके आगे ही कांस्टेंट रहता है। तो इस पिक्चर से क्लियर हुआ आपका, ठीक है, कि जैसे जैसे इसके एक्सिस से अवे जा रहे हैं आप, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? जैसे इस इंटरफेस पे आते हैं आप तो क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सडनली ड्रॉप करती है, करेगी ना, क्योंकि यहाँ से इस इंटरफेस पे क्या है? कोर और क्लैडिंग का जंक्शन है। कोर खत्म हो रहा है, क्लैडिंग शुरू हो रही है। क्लैडिंग एरिया जैसे इंटर करते हैं इस इंटरफेस पे तो वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मिलेगा आपको? n2। तो जब आप इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल बनाते हैं तो देखिए कुछ इस तरह के स्टेप्स बन के आते हैं, ठीक है। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेरिएशन कैसा है? विद डिस्टेंस के साथ एज ए स्टेप फंक्शन है। तो इसको हम बोलते हैं इस तरह के ऑप्टिकल फाइबर को जिसमें देयर इज सडन चेंज of refractive index at the core and cladding boundary is known as step index fiber, ठीक है। तो स्टेप इंडेक्स फाइबर कैसे डिफाइंड है? स्टेप इंडेक्स जब भी एग्जाम में आए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिस पे आपको ऑप्टिकल फाइबर को कैसे क्लासिफाई करेंगे, तो आप पहला नाम देंगे स्टेप इंडेक्स फाइबर। उसके बाद इस तरह का आप इसको ड्रॉ कीजिएगा और n1 प्लॉट करिएगा, ठीक है। जब आप इसको प्लॉट करेंगे तो इस तरह का स्टेप फंक्शन आएगा, ठीक। और इसको आप कैसे बताएंगे कि डिफाइन करेंगे? स्टेप इंडेक्स फाइबर में क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनसाइड द कोर रिमेन्स कांस्टेंट एंड इट सडनली ड्रॉप्स टू द वैल्यू टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ n2 एट द कोर क्लैडिंग इंटरफेस, ऐसे करके लिख सकते हैं आप। स्टेप इंडेक्स क्लियर हुआ ना आपको? Yes, sir. हेलो, यस सर। ये है ना, क्लियर हो गया ना। अब दूसरा क्या हो सकता है? ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। तो देखिए जैसा नाम से ही क्लियर है, स्टेप इंडेक्स में क्या स्टेप्स हैं? कोर में एक कांस्टेंट रहता है, फिर उसके बाद इंटरफेस पे सडनली ड्रॉप करता है, फिर उसके बाद अगेन क्लाइडिंग रीजन में कांस्टेंट रहता है, फिर सीट रीजन में जाता है तो फिर गिरता है। ऐसे ही ग्रेडेड इंडेक्स में क्या होता है कि ये ऑप्टिकल यहाँ से जैसे जैसे जाते हैं तो विद इन कोर के अंदर ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल का जो वेरिएशन होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वेरिएशन होता है वो क्या होता है? ग्रेजुअली होता है, ग्रेजुअली, इसीलिए नाम है ग्रेडेड ना। ग्रेजुअली चेंज होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब सडन ड्रॉप नहीं होता। यहाँ पे क्या है? एकाएक n1 से n2 आ गया इंटरफेस पे, लेकिन यहाँ एकाएक नहीं आता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे ही गिरता रहता है और इस पे आने के बाद वो क्लाइडिंग रीजन में पहुंच जाता है और वहां पे कांस्टेंट रहता है। कहने का मतलब है कि ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेजुअली जो है डिक्रीज करता है और क्लैडिंग रीजन में वो कांस्टेंट रहता है। तो इस तरह का जो प्रोफाइल मिलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल, उस तरह के प्रोफाइल वाले ऑप्टिकल फाइबर को हम बोलेंगे क्या?
ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो स्टेटमेंट हमें क्या लिखा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल ऑन ऑप्टिकल फाइबर इज अ प्लॉट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स drawn on one of the axis and distance from the core axis drawn on the other axis। वही है, इस एक्सिस पे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरे एक्सिस पे आप डिस्टेंस फ्रॉम द कोर। ठीक, अब ये क्या बताता है कि कैसे कैसे वेरी करती है कोर और क्लैडिंग में, यही इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल है। तो बेस्ड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल you can classify optical fiber as a two types, one is step index fiber, other is gradient index fiber। ठीक है, ये देखिए यहाँ ज्यादा क्लियर है क्योंकि ये सेंटर है। ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, सेंटर है, कोर में यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट रहता है। जैसे कोर एक्सिस से आप दूर जाते हैं तो क्या होता है, जैसे इंटरफेस में क्या होता है, क्लैडिंग रीजन शुरू होता है, सडनली यहाँ पे ड्रॉप करता है, फिर उसके बाद कांस्टेंट आता है, फिर उसके बाद ड्रॉप करता है, क्योंकि तीन रीजन है, तीन कोएक्सियल रीजन होता है ना, कोर, क्लैडिंग, शीट। तो किस तरह से तीनों रीजन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी करता है, इस तरह का जिसका वेरिएशन हो उसे हम बोलेंगे स्टेप इंडेक्स फाइबर। अगर यही जो है पैराबोलिक हो या कोई और फंक्शन हो जो कि धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज करता है कोर के रीजन में, उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है, तो उसे हम बोलेंगे ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। ठीक, तो यहाँ डिफाइन किया हमने, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर इज आल्सो ए कॉल्ड पैराबोलिक इंडेक्स। इस तरह का वेरिएशन जो है पैराबोलिक इंडेक्स की तरह ही है, पैराबोलिक वेरिएशन है। पैराबोला देखा है ना हमने, जो वेरी कर रहा है किस तरह से है, एक पैराबोला ही बन रहा है ना, तो पैराबोलिक इंडेक्स फाइबर भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर इज आल्सो कॉल्ड एज पैराबोलिक इंडेक्स फाइबर एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल वेरीज पैराबोलिकली विद कोर रेडियस। अब step index fiber refers to the fact that the refractive index of the core is constant along the radial direction and abruptly falls to a lower value at the cladding and core interface। In case of graded, green लिखा है ना, green का मतलब है graded index fiber। In case of graded index fiber, the refractive index of core is not constant but varies smoothly over diameter of the core and it has the maximum value at the center and can decrease visually। तो typical वेरिएशन है कोर के अंदर कैसे वेरी करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ से तो आप लोगों को बहुत ज्यादा क्लियर होगा स्टेप इंडेक्स फाइबर और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर क्या होते हैं। ठीक है, कोई डाउट है ना अभी? बाकी वही चीज हमने वर्ड्स में लिखे हैं, तो आगे चलते हैं। ये तो वही है, कैसे वेरी कर सकता है, किसी तरह का भी फंक्शन हो सकता है ना। दूसरा है आपका क्लासिफिकेशन था ना, पहले हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल था, और दूसरा है आपका क्लासिफिकेशन ऑन मोड्स ऑफ लाइट प्रोपेगेशन। तो लाइट किस किस मोड्स तो आप जानते ही होंगे ना, देखा है ना लाइट का किस क्या अलाउड वेवलेंथ होते हैं जब भी कैविटी बनती है, तो फंडामेंटल मोड होते हैं और हायर ऑर्डर मोड्स आपने देखा होगा उसमें जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्लांक्स रेडिएशन लॉ या क्वांटम मैकेनिक्स में। तो ऐसे ही क्या है, बहुत सारे मोड्स होते हैं ना कि कैसे प्रोपेगेट करेगी फाइबर के अंदर, तो उसके बेसिस पे भी हम ऑप्टिकल फाइबर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ लाइट प्रोपेगेशन। ऑप्टिकल फाइबर्स आर क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज, वन इज सिंगल मोड फाइबर एंड अदर इज मल्टी मोड फाइबर। तो सिंगल मोड फाइबर में क्या होता है, मोड का मतलब क्या है कि किस तरह से लाइट जो है उसके अंदर प्रोपेगेट कर रही है। तो यहाँ देखिए जैसे हमने डिफाइन किया है कि सिंगल मोड फाइबर हैज ए स्मॉल कोर डायमीटर एंड कैन सपोर्ट ओनली वन मोड ऑफ प्रोपेगेशन। तो यहाँ वन मोड ऑफ प्रोपेगेशन का मतलब क्या है, जब थीटा इक्वल टू 0 बनाएगा तो एक मोड तो हो गया, ठीक है, और दूसरा मोड क्या हो सकता है, थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू p तक अलाउड एंगल है ना आपका। हेलो, यस सर। हम ये पूछना चाह रहे हैं, जो एक्सेप्टेंस एंगल है क्या है, थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू थीटा 0 तक ना है। ठीक है, तो जो भी लाइट रेस थीटा इक्वल, तो थीटा इक्वल टू 0 बना सकते हैं, थीटा इक्वल टू 1 बना सकते हैं, थीटा इक्वल टू ऐसे ही वेरी कर सकता है ना थीटा एंगल यहाँ पे। हम ये बताना चाह रहे हैं कि मान लीजिए एक्सिस है, ये आपका वो है,
तो आपका जो सबसे लोएस्ट एंगल क्या होगा, थीटा इक्वल टू 0, वो सीधे चली जाएगी। अब मैक्सिमम क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू थीटा 0, ये एंगल होगा। यही इन्हीं के बीच में जो भी रेस बनाएंगे ना, तो ये थीटा 0 क्या बता रहा है आपका, डिफरेंट मोड्स। तो मैक्सिमम मोड्स जो होगा, मैक्सिमम अलाउड मोड क्या होगा आपका, थीटा इक्वल टू 0 एंगल पे जाएगा, ठीक है। और थीटा इक्वल टू 0 क्या है, आपका लोएस्ट मोड बताएगा, ठीक ना। जो रेज जो है थीटा इक्वल टू 0 एंगल बना रही है, मतलब थीटा इक्वल टू 0 एंगल है, थीटा 0 इक्वल टू 0 एंगल है, वो आपका क्या है, लोएस्ट मोड है, ठीक है। और अगर थीटा, उसके बाद क्या है, बहुत सारे एंगल्स अलाउड हैं, अप टू कब तक, थीटा 0 तक, 0 से लेके थीटा इक्वल टू 0 तक बहुत सारे एंगल्स अलाउड हैं जो इसके अंदर प्रोपेगेट कर सकते हैं। तो ये सारे क्या बताते हैं, एक एक मोड्स बताते हैं, मोड्स ऑफ प्रोपेगेशन। तो ऐसे ही तो सिंगल मोड फाइबर में क्या होता है कि कोर का डायमीटर बहुत ही छोटा रखें। जब कोर का डायमीटर जितना ही छोटा होगा, क्या होगा आपका, कि उसके नंबर ऑफ हाईएस्ट मोड क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। तो एक कोर का डायमीटर अगर छोटा है तो वह केवल एक मोड ही सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इस तरह के ऑप्टिकल फाइबर को जो केवल सिंगल मोड को सपोर्ट करता है, उसको हम बोलते हैं सिंगल मोड फाइबर, ठीक। तो सिंगल मोड फाइबर में क्या डिफरेंस होता है, इसका कोर का डायमीटर क्या होता है, बहुत ही कम होता है, 8 माइक्रोमीटर के रेंज का होता है। मल्टी मोड फाइबर में क्या होता है, लार्जर कोर डायमीटर होता है। कोर का डायमीटर ज्यादा होने की वजह से क्या है कि देखिए ये सारे मोड्स यहाँ दिखा है ना, एक मोड ए एंगल बनाते हुए जा रहा है, दूसरा मोड कुछ ए एंगल बनाते जा रहा है। अगर कोर का डायमीटर ज्यादा होगा, ठीक, तो बहुत सारे मोड्स अलाउड होंगे। ये सारे अलग अलग मोड्स को ही बता रहे हैं। एक मोड ए हो गया, ठीक, दूसरा मोड ये है। तो मल्टी मोड फाइबर हैज ए लार्जर कोर डायमीटर एंड सपोर्ट्स ए नंबर ऑफ मोड्स, ठीक है। तो एक सर अभी मोड तो ये हो गया। सर हाँ अभी तक तो हाँ, बताए थे कि मतलब 8.5 माइक्रोन से 62.5 माइक्रोन तक होता है। ये तो 162। अप्रोक्सीमेटली है ना। नहीं नहीं, कहने का मतलब क्या है, अप टू एक्स 160 माइक्रोमीटर लिखा है, ठीक है। हाँ तो मतलब क्या सर है, वेरी क्या, 8 से 160 बताया था ना आपको। 8 से 62 बताए थे सर। तो ये वेरी करता रहता है ना। तो ये क्या है कि हम मतलब एक टिपिकल एग्जांपल हमने बताया था आपको। बताने का मतलब ये थोड़ी ना फिक्स है, आप ऑप्टिकल फाइबर कैसा भी डिजाइन कर सकते हैं। कंडीशन क्या है कि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होगा। अगर आप कोर का डायमीटर जितना ही घटाते जाएंगे, हाईएस्ट मोड अलाउड नहीं होंगे, केवल सिंगल मोड अलाउड होगा जो कि सीधी जाएगा उसके एक्सिस के अलावा, ठीक। ऐसे ही कोर का डायमीटर आप बढ़ाते जाएंगे तो जितना मैक्सिमम आप कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, साइज भी तो मैटर करती है ना। तो आप तो बनाने के लिए मीटर का भी बना सकते हैं, लेकिन साइज भी मैटर करेगी। तो आप ऐसा मान लीजिए, वायर का डायमीटर क्या होता है, मतलब आपको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना है, बहुत मोटा वायर ले जाएंगे तो कहाँ जा पाएगा फाइबर। तो ये रेंज वेरी कर सकता है, इस पे मत स्ट्रिक्टली जाइए कि हमने बताया तो फिक्स है कि उतना ही होगा। तो अलग अलग डिजाइन अलग अलग तरह का हो सकता है, ठीक। ओके तो सर। मल्टी, बस इतना जानिए कि जो सिंगल मोड में होता है उसका कोर का डायमीटर बहुत स्मॉल होता है, इसलिए केवल एक या दो मोड ही सपोर्ट करते हैं, या उसे हम कह सकते हैं सिंगल मोड फाइबर। अगर कोई ऑप्टिकल फाइबर का कोर का डायमीटर ज्यादा है तो उसमें बहुत सारे मोड सपोर्ट करेंगे, केवल सिंगल नहीं अलाउड होगा, ठीक है। तो उस तरह के ऑप्टिकल फाइबर को हम मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं, ठीक। तो दो तरह से आपने क्लासिफाई कर लिया। बताइए कौन कौन से तरीके से आपने क्लासिफाई किया ऑप्टिकल फाइबर्स को। दो तरह से हमने क्लासिफाई किया ना। पहले क्या किया था, बेस्ड ऑन, एक तो इंडेक्स प्रोफाइल पे किए। हाँ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल का जो वेरिएशन के हिसाब से दो तरह के आपके थे, एक स्टेप इंडेक्स, दूसरा ग्रेडेड इंडेक्स। अब मोड के हिसाब से क्या होगा, एक सिंगल मोड और दूसरा मल्टी मोड, ठीक। अब देखिए, मल्टीपल मोड। अब हाँ, सिंगल मोड और मल्टीपल मोड हो गए, ठीक है, दो हो गए। अब देखिए ओवरऑल अगर आप देखेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर तीन तरह के हो गए। कौन, सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, और दूसरा क्या है आपका, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, ठीक है। मान लीजिए अगर ये N1
मतलब इसका वेरिएशन कैसा हो, ये दोनों फाइबर ऐसा हो कि डायमीटर तो बढ़ रहा है, ठीक है, ये सिंगल मोड है मल्टीपल मोड, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोफाइल का वेरिएशन कैसा हो, स्टेप फंक्शन जैसा हो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर और दूसरा हो गया आपका मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर एक हो गया आपका सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, दूसरा हो गया मल्टीपल स्टेप इंडेक्स फाइबर, तीसरा हो गया ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर जो होता है उसका जो इंपॉर्टेंस हम आगे बताएंगे, तो ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर हमेशा मल्टी मोड होता है, वो सिंगल मोड नहीं होता है, ठीक है। ग्रेडेड इंडेक्स बनाया इसीलिए गया है कि जो है कि कुछ लॉसेस को कम करने के लिए, जैसे क्या होता है कि पता चलता है कि जब हम बहुत सारे मोड्स जो अलाउड होते हैं, तो एक इंड पे जब हम, जैसे मान लीजिए इस इंड पे, यहाँ फिगर से समझाते हैं, तो मान लीजिए कि अगर कोई फाइबर है तो एक मोड तो ये हो गया, ठीक है, मान लीजिए एल डिस्टेंस का फाइबर है, तो एक मोड ये हो गया, कितना ट्रेवल किया इस इंड पे, एल, ठीक है। और दूसरा है जो हाईएस्ट हायर ऑर्डर मोड्स है वो क्या है, ऐसे डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे ना, ये लार्जर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना इस इंड पे निकलने के लिए, ठीक। तो इस इंड पे निकलने के लिए जब लार्जर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, तो कोई जो सिग्नल मान लीजिए ऐसे थी टेम्पोरल सिग्नल, तो यहाँ से जब निकलेगी तो फैल जाएगी ना, सिग्नल ब्रॉड हो जाएगी ना, क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल कर रहा है दूसरा वाला, ठीक। और जो जीरो ऑर्डर मोड है, सिंगल मोड है, मतलब सबसे लोएस्ट मोड है, वो क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ट्रेवर्स कर रहा है। तो इसको, इस डिफेक्ट को खत्म करने के लिए कि आउटर इंड पे दोनों सेम टाइम पे पहुंचे, इसलिए ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर यूज करते हैं। इसीलिए हम यहाँ ये बताना चाहते थे कि ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर जो है हमेशा मल्टी मोड ही होता है, क्योंकि ये जो डिले है डिफरेंट पाथ को अगर फॉलो कर रहे हैं, तो उस डिले को कम करने के लिए, ठीक है ना, होगा कि नहीं ऐसा। आप कोई कम डिस्टेंस पे जा रहे हैं किसी स्पीड से, और उसी स्पीड से जो है ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो किसमें जो है टाइम ज्यादा लगेगा, जो ज्यादा डिस्टेंस वाला पाथ होगा उसी पे होगा ना। तो उसको, उस डिले को, मतलब दोनों सेम टाइम पे आउटपुट पे निकले, उसके लिए हम ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर लोग यूज करते हैं, इसीलिए ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर डिजाइन किया गया। तो बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, कौन कौन से हो गए, सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, और थर्ड हो गया आपका ग्रेडेड इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर। क्लियर, कोई डाउट इसमें। नो सर। दोनों को अगर कंबाइन कर दिए तो 3 तरह के हो गए ना, क्योंकि भाई स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड भी हो सकता है, स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड भी हो सकता है, क्योंकि डिपेंड करेगा कोर का डायमीटर आपने क्या रखा है। बट ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर क्या होगा, ऑलवेज मल्टी मोड है, क्योंकि वो जब उसका बनाने का पर्पज ही यही था कि प्रोपेगेशन डिले जो था, जो टेम्पोरल इवोल्यूशन ऑफ लाइट है आउटपुट इन पे, वो जो है उसका पल्स ब्रॉडेन ना हो पाए, वो शॉर्ट ही रहे। अब तीसरा तरह का फाइबर है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मटेरियल। अब भाई आप ग्लास का फाइबर बना सकते हैं, प्लास्टिक का फाइबर बना सकते हैं, या किसी पॉलीमर का भी आप ऑप्टिकल फाइबर बना सकते हैं। तो बेस्ड ऑन मटेरियल फाइबर्स आर ऑफ 3 कैटेगरीज, वन इज ग्लास फाइबर, अदर इज प्लास्टिक फाइबर, और तीसरा क्या है, पीसीएस फाइबर, पॉलीमर फाइबर। तो ग्लास फाइबर में क्या आता है, कोई भी ग्लास का रॉड होगा एक तरह से फाइबर ही है ना, तो ग्लास का कोर होता है और उसकी क्लैडिंग भी क्या होती है, ग्लास की होती है। प्लास्टिक फाइबर्स में क्या आता है, प्लास्टिक का कोर होता है, उसकी क्लैडिंग भी प्लास्टिक की होती है। पॉलीमर में क्या होता है, पॉलीमर क्लैड सिलिका होता है, जो उसका क्लैडिंग होती है पॉलीमर का होता है। तो इस तरह से 3 टाइप्स ऑफ फाइबर आपने बताया, कौन कौन से, उसी चीज को अगर सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल स्टेप फंक्शन होती है, और कोर का डायमीटर कम होता है, जो अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया वही चीज लिखा है हमने। तो ये इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फॉर आर स्मॉलर देन ए क्या है, कोर का रेडियस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, आर ग्रेटर देन ए, n2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ क्या है, n2 है, ठीक है। आर से कम है तो n1 है, आर से अधिक है तो n2 है। तो ये आपका हो गया सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। और दूसरा है आपका मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर।
तो जैसा दोनों में क्या है, सिंगल मोड मल्टी मोड में क्या है, यही अंतर है ना कि कोर का डायमीटर ही डिफरेंट है, तभी तो सिंगल कोर का डायमीटर कम होगा तो केवल एक ही मोड अलाउड होंगे, अगर कोर का डायमीटर ज्यादा है तो ज्यादा मोड्स प्रोपेगेट करेंगे। ठीक, तो मल्टी मोड में क्या होता है, बहुत सारे मोड्स अलाउड होते हैं, और सिंगल मोड में केवल आपका एक सिंगल मोड ही अलाउड था। यहाँ पे एक सिंगल मोड ही प्रोपेगेट करता, ट्रेवर्स करता डाउन द फाइबर। तो इतना ठीक है। ये ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर तीसरा टाइप का जो फाइबर है ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, उसमें क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल क्या होता है, ग्रेजुअली चेंज होता है। ये पैराबोलिक भी हो सकता है एनआर एज ए फंक्शन ऑफ इन टर्म्स ऑफ n1 हमने लिखा है कि n1 अगर उसका सेंटर पे है तो n1 कैसे डिक्रीज करा, इस तरह का कोई फंक्शन हो सकता है। इस रीजन में जो वेरिएशन बता, ये फंक्शन क्या बता रहा है, इस रीजन में r स्मॉलर देन a के लिए वेरिएशन बता रहा है, और उसके बाद क्लैडिंग का रीजन में क्या है, कांस्टेंट। तो ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में ऑब्वियसली कोर का डायमीटर क्या होना चाहिए, ज्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि तो मल्टीमोड को सपोर्ट करता ही है। ठीक, तो ऐसे आप बता सकते हैं। ठीक है, अब बाकी जो है चीजें हैं हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अटेन्यूएशन क्या है, लॉसेस क्या है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर में कितनी कितनी तरह के अटेन्यूएशन होते हैं, जैसे इंट्रिंसिक अटेन्यूएशन होता है, एक्सट्रिंसिक अटेन्यूएशन होता है। तो इतना तो क्लियर है ना आप लोगों को, आज तक के लिए तो कोई जो भी क्लासिफिकेशन बताया गया, कोई डाउट है आप लोगों को? सर हाँ ग्रेडेड इंडेक्स ये फाइबर जो है ये मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, इन दोनों नहीं, में बेटर कौन है सर? बताया तो। देखिए, अब अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग चीजें बड़े माने में, बहुत लंबे डिस्टेंस पे आप सिग्नल भेज रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे मोड्स में अगर वो लाइट जा रहा है तो क्या है, मान लीजिए यहाँ से अमेरिका अगर आपको सिग्नल भेजना है, लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है, c3 × 10⁸ अगर हाइयर ऑर्डर मोड जाएगा तो उस इंड पे जाते समय क्या होगा, सेम टाइम पे, ऐसे समझिए, देखिए कहने का मतलब है कि अगर कोई आपका लाइट कोई भी सिग्नल है, सिग्नल कुछ ऐसा हो सकता है, एक टाइम है, एक इंड इसका ये है, दूसरा इंड ये है। तो अगर फाइबर से जाने के बाद लंबे डिस्टेंस में जाए और कई मोड्स में जाए, ठीक है, तो कुछ मोड्स क्या होंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवर्स करेंगे, कुछ मोड्स ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवर्स करेंगे ना, ऐसे जो एंगल ज्यादा बनाएंगे, थीटा इक्वल टू 0 वाला तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस शॉर्टेस्ट रूट में जाएगा, बट जो थीटा ज्यादा एंगल पे होंगे वो क्या लॉन्गेस्ट रूट में जाएगा। अब क्या है कि जब ये सिग्नल आउटपुट में मिलती है तो पता चलता है ये इंड और पीछे हो गया और ये वाला इंड और आगे हो गया। ठीक है, तो जो अलग अलग मोड की वजह से क्या होता है, ये पल्स जो है आपका ब्रॉडन हो गया, मतलब फुल विड्थ आप मैक्सिमम उसकी ज्यादा हो जाएगी। तो जैसे हम एक होती है ना, रेट होता है ना, मान लीजिए हम कोई चीज बोल रहे हैं, कितनी फास्ट बोल रहे हैं, और आउटपुट में आपको बहुत स्लो आए ना, स्पीड उसकी कम आए, तो क्या कहेंगे आप, एक तरह का डिस्टार्शन ही है ना, सिग्नल डिस्टार्ट हो गई। तो ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर यूज करने का पर्पज ये है कि ये जो है टाइम डिले है जो आपका डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोपेगेशन में, कि जो ये मोड है और ये मोड है, इन दोनों के बीच में जो टाइम डिले है वो डिक्रीज हो जाए। कैसे होता है उसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपका एक्सिस है, इसमें क्या आता है, ग्रेजुअली चेंज होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या है कि अब आपका थीटा सी भी तो चेंज हो जाएगा ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थीटा सी चेंज हो जाएगा आपका। तो लाइट जो है कुछ लोअर ऑर्डर मोड जो है ऐसे जाएंगे, क्योंकि जो कम एंगल बनाएंगे, थीटा इक्वल टू 0 सीधे जा रही है, कम एंगल बनाएंगे उनके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, और ज्यादा बनाएंगे उनके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। ठीक, तो इसकी वजह से क्या करता है कि जो डिले है वो कम हो जाता है, आपका आउटपुट में जो डिले है वो कम हो जाता है। इसमें है कि नहीं, नेक्स्ट नोट्स में होगा, उसका कैलकुलेशन हमने कर रखा है। ये दिखाना चाह रहे हैं हम आपको कि ये आपका टेम्पोरल इवेल्युएशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर है। ठीक है, मान लीजिए कोई सिग्नल है टी है, तो जब ये पास करती है तो इसका विड्थ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक ही सिग्नल तो भेजते नहीं है, मान लीजिए एक लाइट सिग्नल है, दूसरा लाइट सिग्नल है, तीसरा लाइट सिग्नल है। अब क्या है कि अगर ये ब्रॉडन हो जाएगा, ठीक है, डिफरेंट मोड्स में प्रोपेगेट करने की वजह से अलग अलग टाइम पे पहुंचेंगे ना आउटपुट इन पे, तो ये ब्रॉडन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनके बीच में, अगर इनके बीच में क्या है, अगर
सेपरेशन मान लीजिए ऐसे हो तो ठीक है, आप आउटपुट पे क्या होंगे, अलग अलग सिग्नल को अलग अलग आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। बट अगर वो दोनों ओवरलैप कर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आप क्लियर आवाज नहीं आएगी, जैसे लग रहा है कि दो साउंड आपस में मिक्स हो गए, मतलब दो सिग्नल आपस में मिक्स हो गए हैं, तो पल्स क्या हो जाती है, डिस्टार्ट हो जाती है। इसी डिस्टार्शन को कम करने के लिए हम ये यूज करते हैं, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर यूज करते हैं। इसको हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो अभी यही जानिए कि जो पल्स का डिस्टार्शन होता है उसको रोकने के लिए हम ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर यूज करते हैं, ताकि पल्स का डिस्टार्शन कम से कम हो। अदरवाइज ज्यादा डिस्टार्शन होगा तो आउटपुट के सिग्नल्स क्या होंगे, मानिए अलग अलग जो ऑप्टिकल सिग्नल, एक्चुअली एक ही सिग्नल थोड़ी जाता है। आपने जैसे सैंपलिंग की ना, तो आपने पहला 0 1 पे सैंपलिंग की, दूसरा 1 0 पे किया, फिर 1 1 पे सैंपलिंग किया, तो डिफरेंट डेटा बोलते हैं इसको। एक डेटा गया, दूसरा डेटा गया, अगर दोनों डेटा आपस में आउटपुट इन पे एक दूसरे से वो सिग्नल ओवरलैप करने लगे डेटा, तो आपको सही सिग्नल आप रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं अपने रिसीवर इन पे। इसीलिए उस डिफेक्ट को कम करने के लिए, डिस्टॉर्शन को कम करने के लिए हम ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर का यूज करते हैं। अब वो क्यों, कैसे वो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है, उसे हम नेक्स्ट क्लास में उसका डिटेल डिस्कशन देखेंगे, ठीक है। अभी तक ओके, थैंक यू सर। क्लासिफिकेशन तक क्लियर है।